हेलो स्टूडेंट्स, सो जुडिशियल लॉ क्लासेस इज बैक। लाए हैं आपके लिए डिटेल नोट्स और डिटेल एक्सप्लेनेटरी नोट्स, जहां हम बीएनएस के हर प्रोविजन को, हर टॉपिक को डिटेल में एट स्ट्रेच डिस्कशन करेंगे। सो अब तक हमने आज के लेक्चर में, जैसा कि आप देख सकते हैं, सेक्शन 45 से स्टार्ट करेंगे, जो कि अबेटमेंट चैप्टर 4 के अंदर, बीएनएस के चैप्टर 4 जो कि अबेटमेंट की बात करता है, उससे शुरुआत करेंगे। बट बिफोर दैट हमने अब तक सेक्शन 44 तक कंप्लीट कर लिया था, जो कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस की बात करता है। यहां तक हम लोगों ने कवर कर लिया था। सो बिफोर आई स्टार्ट विद सेक्शन 45, जो एक प्रीवियस लेक्चर में हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था जिसे हम कहते हैं इनकोएट ऑफेंसेस। अब ये इनकोएट ऑफेंस क्या होते हैं? तो इनकोएट का मैंने मीनिंग आपको ऑलरेडी बताया था। इनकोएट मतलब इनकम्प्लीट, लिटरली इनकोएट का मतलब होता है इनकम्प्लीट। सो ऐसे ऑफेंस जो कि आधे हैं, कंप्लीट नहीं हुए। मतलब जब हम स्टेजेस ऑफ क्राइम की बात करते हैं तो हमें पता है कि अटेम्प्ट के बाद तो किसी भी ऑफेंडर के पास दो रास्ते हैं, या तो ये ऑफेंस अटेम्प्ट जो है वो कंप्लीट होगा, सक्सेसफुल, या ये अनसक्सेसफुल। दो ही चीजें हो सकती हैं। तो अगर ये अटेम्प्ट सक्सेसफुल होता है, मतलब जो ऑफेंस करना था वो कमिट हो गया, ऑफेंस कमिटेड, या यहाँ पे कंप्लीट नहीं होगा। अगर कंप्लीट नहीं होता है तो ये अटेम्प्ट के स्टेज तक ही रह जाता है। तो ऐसे ऑफेंसेस जो एक्चुअली कंप्लीट नहीं हो पाते हैं, मतलब जैसे किसी को मर्डर करना था, अगर वो मर्डर हो नहीं पाया, कंप्लीट नहीं हो पाया, लाइक फॉर एग्जाम्पल किसी ने गन शॉट किया लेकिन गनशॉट से इंसान की डेथ नहीं हुई, सिर्फ वो घायल हुआ। तो जब डेथ नहीं हुई, अगर उसकी डेथ हो जाती है तब तो ऑफेंस कंप्लीट हो गया। तब तो यहाँ पे ऑफेंस का कमीशन हो गया, यानी कि मर्डर कमिट हो गया। लेकिन अगर गनशॉट से डेथ नहीं होती है, तो डेथ नहीं हुई मतलब सिर्फ अटेम्प्ट तक हुआ, यहाँ पे ऑफेंस कमिट नहीं हुआ, तो ये अटेम्प्ट का स्टेज पनिशेबल होगा। ऐसे ही हमने डिस्कस किया था कि ये अटेम्प्ट, अबेटमेंट और कॉन्स्पिरेसी तीन चीजें हैं। ये अबेटमेंट, कॉन्स्पिरेसी और अटेम्प्ट, ये तीन चीजें हैं जो कि इनकोएट ऑफेंसेस के अंदर कवर की जाती हैं। मतलब इनकम्प्लीट ऑफेंसेस, ऐसे ऑफेंस जो कि कंप्लीट नहीं हो पाए, उन्हें हम इनकोएट ऑफेंसेस कह रहे हैं। सो सेक्शन 45 से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अबेटमेंट होता क्या है? तो ये चैप्टर जो है सेक्शन 45, ये एज इट इज इस तरीके से ही, द कॉन्सेप्ट, नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रोविजन सेक्शन, बट कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल इसी तरीके से दे रखा था आईपीसी में। आईपीसी में कॉन्सेप्ट दिया हुआ था, अभी से सेक्शन चेंज हो गए, ये सेक्शन 45 में विथ द सेम कॉन्सेप्ट ये दिया हुआ है बीएनएस के अंदर। सो स्टार्टिंग विथ सेक्शन 45 जो कि अबेटमेंट की बात करता है। जैसे कि आप सेक्शन की हेडिंग देख सकते हो, यहाँ पे हेडिंग ही बताता है। यहाँ अबेटमेंट का को डिफाइन किया गया है, अबेटमेंट ऑफ अ थिंग। सो अबेटमेंट होता क्या है? अ पर्सन अबेट्स द डूइंग ऑफ अ थिंग हु instigates any person, engages with one or more person or persons in any conspiracy for the doing of that thing. If an act or illegal omission takes place in pursuance of the conspiracy and in order to the doing of the offense, or C, intentionally aids by any act or illegal offense, illegal omission the doing of that act. सो इन तीनों से सेक्शन में जो लिखा हुआ है, जो लैंग्वेज है, उससे ये चीज समझ में आती है कि अबेटमेंट जो है, अबेटमेंट है क्या? अबेटमेंट मतलब किसी को अबेट करना, यानी कि अगर कोई ए है, एक इंसान है, मान लीजिए एक इंसान है, अगर उसने क्या किया, उसको उसने बी को किसी तरीके से उकसा के, भड़का के, कुछ भी, उसको बी सी का मर्डर करवाना था। उसने बी को इतना ज्यादा उकसाया, उसे गन ले जाके दिया कि नहीं भाई, सी जो है हमारी उससे दुश्मनी है, उसके अगेंस्ट बी को बहुत भड़काया और उसे एक गन ले जाके दिया कि सोल्यूशन इसका ये है कि इसे खत्म कर दीजिए, बी शुड डाई, सी शुड डाई। उसे इतना ज्यादा कह के और बी को भड़का दिया। ए ने बी को इतना भड़काया कि बी जाके सी का मर्डर कर देता है। अब यहाँ पे ए जो है, ए ने ऑफेंस किया है अबेटमेंट का। अबेटमेंट किन तरीकों से हो रहा है? अबेटमेंट का सिंपली मतलब अगर हम समझिए तो किसी को कोई ऑफेंस करने के लिए उकसाना, अलग अलग तरीकों से उकसाना, इसे हम कहेंगे अबेटमेंट। अब तीन तरीके से सेक्शन 45 के अंदर दे रखा है कि अबेटमेंट हो सकता है। क्या क्या? सबसे पहले इंस्टिगेशन, क्लॉज ए में बताया गया है कि अगर वो किसी एक पर्सन को कुछ करने के लिए इंस्टिगेट करे, यानी उकसाए, भड़काए।
सेकेंड एंगेजिंग, engages with other, engages with one or the person और person से यानी कॉन्स्पिरेसी, किसी कॉन्स्पिरेसी में साथ में शामिल होता है। या तीसरा इंटेंशनली एड यानी उसकी जानबूझ के मदद करता है। तीन तरीके से अबेटमेंट किया जा सकता है। पहला इंस्टिगेशन, दूसरा एंगेजमेंट इन द कॉन्स्पिरेसी, तीसरा इंटेंशनल एड। सो देखिए पहला क्या कह रहा है भाई कि अब अगर हम समझे कि भाई अबेटमेंट है क्या, अबेटमेंट को समझने के लिए criminal liability is not limited to the person who pulls the trigger, extends to those who ensure the trigger is pulled। मतलब ये अबेटमेंट ये कहता है, अबेटमेंट का मतलब ये है कि जिसने सिर्फ ऑफेंस किया, जिसने क्राइम किया, लाइबिलिटी सिर्फ उसकी नहीं बनेगी, उसकी तो बनेगी, उसने तो कोई ऑफेंस किया, उसने चोरी की या उसने मर्डर किया या कोई भी ऑफेंस किया, उसकी क्रिमिनल लाइबिलिटी तो बनेगी, साथ साथ उस इंसान की भी बनेगी, उस दूसरे इंसान की भी, जो कि ये इंश्योर करता है कि ऑफेंस हो, उस इंसान की भी जो कि इंश्योर करता है कि ऑफेंस हो। और वो जो इंश्योर करना है कि ऑफेंस हो, ये इंश्योर किन तरीकों से हो रहा है, इसे ही हम अबेटमेंट कह रहे हैं। तो ये इंश्योर करने के यानी अबेट करने के तीन तरीके हैं जो कि सेक्शन में दे रखा है, इंस्टिगेशन, कॉन्स्पिरेसी, तीसरा इंटेंशनल, इंटेंशनल एड। इंस्टिगेशन मतलब भाई उसको भड़काना, उकसाना। कॉन्स्पिरेसी मतलब कंस्पायर करना, प्लानिंग में शामिल होना उसके। और इंटेंशनल एड मतलब उसको जानबूझ के मदद प्रोवाइड करना, मतलब किसी को किसी का मर्डर करने के, अगर आपको पता है कि वो मर्डर करने जा रहा है, उसे उसके लिए गन प्रोवाइड करना या उससे जाके जहर ले जाके देना, किसी भी तरीके से जानबूझ के उसको मदद प्रोवाइड करना इज इंटेंशनल एड। ठीक है, तो है क्या अबेटमेंट? अ पर्सन अबेट्स द डूइंग ऑफ अ थिंग व्हेन दे टेक एन एक्टिव रोल in the preparation or execution of an unlawful act। मतलब हुआ क्या अबेटमेंट? किसी ऑफेंस को करने के लिए, जैसे अभी हमने ये चीज कही कि भाई ऑफेंस जिसने किया उसकी लाइबिलिटी तो बनेगी, सिर्फ उसकी ही नहीं बनेगी, उसके साथ उस दूसरे इंसान की भी बनेगी, जो ये इंश्योर करता है किसी भी तरीके से कि ऑफेंस कंप्लीट हो। मतलब सामने वाले के घर चोरी हो या सामने वाले का मर्डर हो या रॉबरी हो जाए, इस चीज को किसी भी तरीके से इंश्योर करता है। तो यही इसके तीन तरीके दे रखे हैं। तो अबेटमेंट का मतलब इन शॉर्ट क्या निकला, ये तीन तरीके हो गए इसके, जो थ्री पिलर्स हम कह रहे हैं ये तीन तरीके हो गए। सेक्शन 45 ये तीन तरीके बता रहा है कि इन तीन तरीकों से अबेटमेंट किया जा सकता है। अबेटमेंट है क्या? मतलब किसी अनलॉफुल एक्ट, अनलॉफुल, अनलॉफुल एक्ट कह रहे हैं, ऑफ कोर्स हम जब ऑफेंस कह रहे हैं तो वहां हम एक अनलॉफुल एक्ट की बात करते हैं। कोई अनलॉफुल एक्ट हो, उसके एग्जीक्यूशन में यानी उसके कंप्लीशन में इंश्योर करना, किसी भी तरीके से मदद प्रोवाइड करना, उसको इंश्योर करना कि ऑफेंस हो, इसे ही अबेटमेंट कहा जा रहा है। ठीक है, ये तीन तरीके से हो गया। अब एक एक करके कि तीनों क्या होता है, इंस्टिगेशन क्या है, या एंगेजमेंट इन द कॉन्स्पिरेसी क्या है, या फिर इंटेंशनल एडिंग का मतलब क्या हुआ। तो सबसे पहले इंस्टिगेशन, इंस्टिगेशन सिंपल भाषा में जिसे उकसाना कहते हैं वही। मान लीजिए कि आपको पता है कि ए ए को ये बात पता है कि बी की सी से लड़ाई चलती है। अगर ए ने क्या किया कि जानबूझ के उसे कहता है कि नहीं नहीं ऐसे इस सी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसने गलत किया, उसके लिए तो मैं तेरी जगह होता तो मैं तो भाई नहीं छोड़ता इसे, मैं तो बदला लेता, इस तरीके से उसे कह के उसे गुस्सा दिलाना, उसे उकसाना इस बात के लिए कि वो कोई अनलॉफुल एक्ट कमिट करे। मैं तेरी जगह होता तो मैं तो जान ले लेता, इस तरीके से कहना उसको उकसाने के लिए कि बी अगर कोई ऑफेंस कमिट कर दे। ऑफेंस कमिट करना क्या हो गया यहाँ पे, अनलॉफुल एक्ट हो गया। अगर हम इसने कोई ऑफेंस कमिट किया, मान लीजिए अगर बी ने जाके सी को की जान ले ली, उसे मार दिया, उसके उसके छत से धक्का दे दिया जिसमें इसकी डेथ हो गई, तो अनलॉफुल एक्ट किया, इसकी जान ली। सेकंड क्या हो गया, ए ने इसे इंस्टिगेट किया था, इंस्टिगेशन बाय ए ने बी को इंस्टिगेट किया, जिसके बाद बी ने जाके सी की जान ले ली। यहां पे इसको इंस्टिगेशन कहेंगे। इंस्टिगेशन मतलब सिंपली उकसाना, किसी को कोई ऑफेंस करने के लिए उकसाना, उसे इंस्टिगेशन कहेंगे। अब क्या है देखिए, व्हाट इट मींस, प्रोवोक, इंसाइट, अर्ज और एनकरेज अ पर्सन टू कमिट एन एक्ट। एक्ट कौन सा? कोई पॉजिटिव एक्ट नहीं, एक नेगेटिव एक्ट, यानी कि एक अनलॉफुल एक्ट।
अनलॉफुल एक्ट की बात कर रहे हैं, तभी तो यहाँ पे ऑफेंस हो रहा है, वरना अगर ये एक पॉजिटिव एक्ट हो, जैसे इफ अ टीचर एनकरेजेस अ स्टूडेंट कि भाई नहीं नहीं आप कर सकते हो, आप करो, आप कर सकते हो, आप ये एग्जाम क्लियरली क्लियर कर लोगे, आप आराम से, थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है, इंस्टिगेट यहाँ भी कर रहे हो, आप उसे प्रोवोक कर रहे हो कि नहीं नहीं कर सकते हो, कर सकते हो, एनकरेज कर रहे हो उसे, पर यहाँ पे क्या ये ऑफेंस है? नहीं, बिकॉज दिस इज अ पॉजिटिव एक्ट। पॉजिटिव एक्ट की बात नहीं, जब भी किसी एक्ट की बात की जाएगी इट हैज टू बी अ नेगेटिव एक्ट, तभी ये अनलॉफुल है और तभी ऑफेंस है। तो किसी ऑफेंस को करने के लिए, किसी अनलॉफुल एक्ट को करने के लिए एनकरेज करना या उसको प्रोवोक करना, इसे हम सब इंस्टिगेशन में काउंट करेंगे। मेथड्स क्या है? डायरेक्ट सजेशन, या तो आप उसे खुद कह सकते हो कोई भी बात सीधे, या विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन और कंसीलमेंट, या जानबूझ के कोई गलत बात बताना या छिपाना, ये सारी चीजें इसमें कवर हो जाएंगी। देखिए इसके एक्सप्लेनेशन में एक बात दे रखी है, अ पर्सन हु बाय विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन और बाय विलफुल कंसीलमेंट, मिसरिप्रेजेंटेशन तो हम पहले ही समझ चुके हैं, मिसरिप्रेजेंटेशन मतलब जानबूझ के गलत बताना, ठीक है, मिसरिप्रेजेंटेशन इज गलत बताना, सो विलफुल मतलब जानबूझ के, डेलिबरेटली, सो जानबूझ के कुछ गलत बताना, या विलफुल कंसीलमेंट, कंसीलमेंट इज छिपाना, कुछ गलत बताना या छिपा लेना जानबूझ के, ऑफ अ मटीरियल फैक्ट। हमने मटीरियल एंड नॉन मटीरियल फैक्ट भी डिस्कस करा है। मटीरियल फैक्ट क्या? समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर समथिंग टू एग्जिस्ट, किसी चीज के होने के लिए कोई बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उसे हम मटीरियल फैक्ट कह रहे हैं। विच ही इज बाउंड टू डिस्क्लोज, जो उसे बताना था। वॉलंटरी कॉजेज ऑफ प्रोक्योर्स और अटेम्प्ट्स टू कॉज attempts to cause or procure a thing to be done is said to instigate the doing of that thing। मतलब अगर इसमें, इस एक्सप्लेनेशन में सिर्फ एक यही बात है, हमने ऊपर देखा कि इंस्टिगेशन से भी अबेटमेंट हो रहा है, तो इंस्टिगेशन से कैसे होगा? इस एक्सप्लेनेशन में ये बात समझाई गई है, क्लियर किया गया है इसे, कि अगर कोई चीज जो कि बताने की जिम्मेदारी थी, यहाँ पे लिखा है विच इज बाउंड टू डिस्क्लोज, बताने की जिम्मेदारी थी, बताना जरूरी था, लेकिन जानते हुए भी या तो गलत बताया या छिपा लिया। कोई फैक्ट जो कि आपको बताने की जिम्मेदारी थी, लेकिन उसके बावजूद भी या तो नहीं बताया या छिपा लिया, उसे भी इंस्टिगेशन कहा जाएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ देखिए इसके एग्जाम्पल में बेस्ट दिया हुआ है कि ए अ पब्लिक ऑफिसर, चलिए पब्लिक ऑफिसर कौन हो जाएगा अगर वारंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो पुलिस ऑफिसर हो गया। ए अगर एक पुलिस ऑफिसर है, इज ऑथराइज्ड बाय अ वारंट फ्रॉम अ कोर्ट टू एप्रीहेंड जेड, ठीक है, ए एक पुलिस ऑफिसर है, उसे जेड को अरेस्ट करने के लिए कोर्ट का वारंट था। अब बी, बी कौन है? एक दूसरा इंसान, knowingly that fact and also that C is not Z, बी को ये बात पता थी, बी ने क्या किया कि उसने गलती से ए को, क्या था अभी हमने भी देखा, ए को क्या था, जेड को अरेस्ट करने के लिए ऑर्डर था, वारंट था इसके पास। व्हाट बी डिड, बी ने क्या किया कि जानते हुए कि गलत इंसान के बारे में वो बता रहा है, सी इज नॉट जेड, ठीक है, उसको बी ने क्या किया कि वो गलत, मान लीजिए इसे पता था कि ये जिस इंसान के बारे में बता रहा है सी इज नॉट जेड, वो नहीं है जिसे अरेस्ट किया जाना है, सी वो इंसान नहीं है जिसे अरेस्ट किया जाना है, उसने जानबूझ के, विलफुली represents मतलब जानबूझ के गलत बताया, willful misrepresentation that C is Z and thereby intentionally causes A to apprehend C, here B abets the instigation of the apprehension of C। मतलब क्या है इस एग्जाम्पल में कि एक पुलिस ऑफिसर है, अब पुलिस ऑफिसर को वारंट था कि वो जाके एक इंसान जो कि जेड है उसे अरेस्ट करे। उसने, अब एक दूसरा इंसान है सी, उसने क्या किया कि भाई उसे पता था कि जो इस इंसान को अरेस्ट करने जा रहा है जेड को, उसने उसके बारे में गलत बताया, मतलब उसने बता दिया कि ये सी नाम का एक इंसान है, वो बता, बी ने क्या कहा कि यही जेड है, आप जिसको ढूंढ रहे हो यही इंसान है, जबकि उसे पता था एक्चुअली कि वो ये नहीं है। मतलब अगर एबीसी को हम नाम से हटा दें, मान लीजिए कि एक पुलिस ऑफिसर है जिसका नाम है, चलो कुछ भी रख लेते, मान लो राहुल, ठीक है, पुलिस ऑफिसर को पता था उसे अरेस्ट करने जाना था एक इंसान जिसका नाम है शुभम, इसे हम नाम से कर लेते हैं सो दैट इट इज इजियर टू अंडरस्टैंड।
यहाँ पे क्या होता है, एक पुलिस ऑफिसर है जिसे मान लीजिए जाना है अरेस्ट करने के लिए एक इंसान को जिसका नाम है राहुल। ठीक है, पुलिस ऑफिसर को अरेस्ट करना है, राहुल को ऑथराइज है, मतलब उसके पास वारंट है राहुल को अरेस्ट करने के लिए। अब यहाँ पे एक इंसान आता है जिसका नाम है शुभम। ठीक है, उसने क्या किया कि उसे पता था कि पुलिस को राहुल को अरेस्ट करना है, लेकिन उसने जानबूझ के गलत भटकाने के लिए कि वो इसकी दुश्मनी थी किसी एक इंसान के साथ जिसका नाम है चलो राम। ठीक है, उसकी दुश्मनी राम से थी। अब इसने क्या किया कि जानते हुए कि ये पुलिस को गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसने जानबूझ के पुलिस को कहा कि आप जिस इंसान को ढूंढ रहे हो, जिस आप राहुल को ढूंढ रहे हो ना अरेस्ट करने के लिए, वो तो यही है। जबकि एक्चुअली गलत था, उसने जानबूझ के झूठ बताया, उसने राम को मिस रिप्रेजेंट करके राहुल बताया, जबकि ऐसा नहीं था, जानबूझ के अपना बदला निकालने के लिए कि पुलिस इसे अरेस्ट करके लेके चली जाएगी। इसी इसे इस पूरे केस में शुभम ने जो किया, अब इसकी वजह से क्या हुआ, शुभम ने पुलिस को गलत इंफॉर्मेशन दी, पुलिस को अरेस्ट करना था राहुल को। अब पुलिस को क्योंकि शुभम ने गलत इंफॉर्मेशन दी, तो पुलिस ने राहुल की जगह राम को अरेस्ट कर लिया। यहाँ पे अब शुभम ने जो किया, गलत इंसान अरेस्ट हो गया, जिसे होना चाहिए था उसकी जगह गलत इंसान अरेस्ट हो गया। तो यहाँ पे शुभम ने जो किया इसे ही कहेंगे अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन, इसे भी कहेंगे इंस्टिगेशन, मतलब जानबूझ के गलत बताना या छिपाना, बिल्कुल मिसरिप्रेजेंटेशन, या और बिल्कुल कंसीलमेंट। मिसरिप्रेजेंटेशन इज गलत बताना, कंसीलमेंट इज छिपाना। तो शुभम ने जानबूझ के गलत बताया, इसलिए इन दोनों को भी, क्योंकि क्या कहते हैं अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन, मतलब उकसाया। ये एक्सप्लेनेशन यही कह रहा है, सेड टू इंस्टिगेट द डूइंग ऑफ दैट थिंग, मतलब इसने पुलिस को इंश्योर किया ये कि ये गलत इंसान को अरेस्ट करे। तो यहाँ पे इंस्टिगेट किया है, उकसाया है, क्योंकि हम इंस्टिगेशन का एक और देख रहे हैं एनकरेज करना, इंसाइट करना या एनकरेज करना भी कहेंगे। तो इसने जानबूझ के गलत बता के पुलिस को ये इंश्योर किया, उकसाया कि भाई आप गलत इंसान को अरेस्ट करो। तो यहाँ पे भी अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन होगा। तो अबेटमेंट क्या हो गया, सिंपल सी बात है, अबेटमेंट मतलब तीन तरीके से हो रहा है कि आप किसी ऑफेंस को होने में किसी भी तरीके से इंश्योर कर रहे हो कि भाई ये ऑफेंस कमिट हो जाए, इंश्योर करना कि ऑफेंस कमिट हो जाए, वो हो गया अबेटमेंट। कोई अनलॉफुल एक्ट कमिट हो जाए, ये तीन तरीके से हो रहा है। पहला अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन, दूसरा अबेटमेंट बाय एंगेजिंग इनटू कॉन्स्पिरेसी, तीसरा अबेटमेंट बाय इंटेंशनल एडिंग, इंटेंशनल एड इज मदद पहुंचाना। ठीक है, अभी हमने देखा कि भाई क्या इंस्टिगेशन का क्या मतलब हुआ कि आप किसी को उकसा रहे हो कुछ करने के लिए, प्रोवोक करना या उसको एनकरेज करना कि नहीं नहीं जा जा जा, तेरे लिए तो यही सही है, तू उसकी जान ले ले यही सही होगा, उसने तेरे साथ इतना गलत किया है कि उसे तो मर ही जाना चाहिए, उसकी जान ले लेना ही सही है। प्रोवोक करना ये भी इंस्टिगेशन में आएगा। सो प्रोवोक करना, अर्ज करना, एनकरेज करना, ये सारी चीजें इंस्टिगेशन में उकसाने के अंदर आएंगी। प्लस एक्सप्लेनेशन हमारा ये बताता है कि इनके साथ साथ विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन, यानी कि जानबूझ के गलत बताना, या विलफुल कंसीलमेंट, जानबूझ के कोई बात छिपा लेना। इसी एग्जाम्पल में अगर हम ये कहें कि पुलिस ऑफिसर ने पूछा, अगर मान लीजिए शुभम से पूछा कि भाई आपको पता है कि राहुल कहाँ रहता है, उसका घर किधर है, उसने जानबूझ के, जबकि उसे पता था कि राहुल कहाँ रहता है, उसने जानबूझ के पुलिस ऑफिसर से कह दिया कि नहीं भाई हमें तो नहीं पता है सर कि वो कहाँ रहता है, जबकि उसे पता था कि वो कहाँ रहता है, उसने जानबूझ के छिपाया। यहाँ पे उसने विलफुल यानी एक्टिव कंसीलमेंट किया, कंसील इज छिपाना, सो विलफुल कंसीलमेंट किया। तो इन दोनों केसेस में चाहे गलत बताया या छिपाया, इसे भी इंस्टिगेशन कहा जाएगा। अब दूसरे में क्या है, एंगेजिंग इन द कॉन्स्पिरेसी। ठीक है, यहां पे क्या है कि भाई ऐसा नहीं कि सिर्फ आप जो प्लानिंग हुई उसमें शामिल थे, नहीं, सिर्फ प्लानिंग में शामिल थे उतना ही काफी नहीं है, उस प्लानिंग के बाद एंगेजिंग इन द कॉन्स्पिरेसी क्या है, क्या रहा है, एंगेजेस वन और मोर अदर पर्सन इन एनी कॉन्स्पिरेसी
कॉन्स्पिरेसी यानी इसके प्लानिंग में शामिल तो हो ही उसके साथ, फॉर द डूइंग ऑफ दैट एक्ट, कि वो एक्ट हो जाए। If an act or illegal omission takes place in pursuance of that conspiracy and in order to the doing of that thing, मतलब उसकी प्लानिंग में शामिल होना, लेकिन सिर्फ उतना ही काफी नहीं है कि उसकी प्लानिंग में शामिल हो गए तो हो गया, उस प्लानिंग के तहत कोई ऑफेंस कमिट हो, तब जाके कहेंगे कि उसके लिए अबेट किया गया है। A mere agreement is not enough, सिर्फ उसमें शामिल थे इतना ही काफी नहीं है, बट जरूरी क्या है कि ये जो कॉन्स्पिरेसी हुई, कॉन्स्पिरेसी मतलब क्या है, मिलके जो प्लानिंग करी हमने कोई ऑफेंस करने की, उसके बाद जैसे हम कॉमन इंटेंशन में देखते थे, कॉमन इंटेंशन क्या था कि सिर्फ होना उसमें शामिल नहीं है, होना तो है ही है, उसमें था फर्दरेंस ऑफ दैट कॉमन इंटेंशन, उस कॉमन इंटेंशन के तहत कोई इलीगल एक्ट होना चाहिए, कोई इलीगल एक्ट या ओमिशन यानी कि कोई ऑफेंस कमिट होना चाहिए। सिमिलरली यहां पे कह रहा है कि कॉन्स्पिरेसी में शामिल होने का क्या मतलब है, कॉन्स्पिरेसी में शामिल होना मतलब सिर्फ प्लानिंग का हिस्सा होना नहीं, प्लानिंग के साथ साथ उस ऑफेंस को कमिट करना, मतलब उसके कमीशन को इंश्योर करना, ताकि उस कॉन्स्पिरेसी के फर्दरेंस में कोई एक्ट या इलीगल ओमिशन यानी कि कोई ऑफेंस कमिट हो, तब कहेंगे कि कॉन्स्पिरेसी थी किसी ऑफेंस को करने की। जैसे एग्जांपल देखिए, प्लानिंग अ रॉबरी, रॉबरी को प्लान करना, यहाँ कॉन्स्पिरेसी पार्ट पहले तो यहाँ आ गई, ठीक है, प्लान करना, एंड देन स्काउटिंग द लोकेशन, मतलब उसके बाद जगह पे जाके उसकी देख उसको उसकी जांच पड़ताल करना, मतलब आप पहले प्लानिंग करें, प्लानिंग के बाद उस ऑफेंस को, कौन से ऑफेंस को, उस एक्ट या ओमिशन को जिससे जो कि ऑफेंस है उसको करने के लिए कोई ओवर्ट एक्ट करना, ओवर्ट एक्ट मतलब कोई फिजिकल एक्ट करना, ठीक है, उस कॉन्स्पिरेसी के तहत जो प्लानिंग करी उसके तहत कोई एक्ट करना, तब जाके कहेंगे कि कॉन्स्पिरेसी थी, अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी हुआ है। और तीसरा इंटेंशनल एडिंग, इसमें इंटेंशनल एडिंग क्या है, दो टर्म से बना, इंटेंशनल और एड। हमें सबको पता है इंटेंशनल क्या हो गया, मतलब जानबूझ के, इंटेंशनल इज जानबूझ के, एडिंग वर्ड बना एड से, एड मतलब क्या, मतलब किसी तरीके से असिस्ट करना, सपोर्ट करना, मदद पहुंचाना, जानबूझ के कोई ऑफेंस के होने के लिए मदद करना, इसे इंटेंशनल एडिंग कहेंगे, ठीक है, मतलब क्या है, फैसिलिटेटिंग द कमीशन ऑफ अ क्राइम थ्रू अ पॉजिटिव एक्ट और एन इलीगल ओमिशन, मतलब जानबूझ के किसी ऑफेंस को होने के लिए मदद पहुंचाना, जैसे मैंने कहा कि भाई किसी को ले जाके गन प्रोवाइड कराना, ठीक है, या जहां पे ऑफेंस कमिट करना है वहां तक आप ड्राइव करके ले गए, बाइक से उसे उतार दिया वहां पे, तो ये किसी भी तरीके से फैसिलिटेट करना, उसको असिस्ट करना, सपोर्ट करना, मदद करना आ जाएगा इंटेंशनल एडिंग के अंदर। जैसे क्या क्या एग्जांपल देंगे, प्रोवाइडिंग टूल्स, जैसे मैंने कहा गन प्रोवाइड करना, इंफॉर्मेशन या लॉजिस्टिक्स, जैसे बाइक से पहुंचा दिया या बाइक प्रोवाइड करा दी या इंफॉर्मेशन दे दी किसी भी तरीके से। अब देखिए अब क्या क्या इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने सबसे पहले देखा था किसी भी ऑफेंस को होने के लिए क्या जरूरी है, ऑफेंस को होने के लिए पहले एक्टस रियस प्लस मेंस रिया दोनों चाहिए, एक्टस रियस और मेंस रिया, ठीक है। तो जब हम अबेटमेंट या कॉन्स्पिरेसी की बात करते हैं, यहां पे भी दोनों चीजें चाहिए, एक्टस रियस और मेंस रिया। मेंस रिया हो गया हमारा मेंटल एलिमेंट, ठीक है, मतलब गिल्टी माइंड से वो चीज की जा रही है। वॉल्यूंटेरिनेस, वॉल्यूंटेरिनेस मतलब द अबेटर मस्ट एक्ट ऑफ देयर ओन फ्री विल, भाई आप जो भी कर रहे हो, जो ऑफेंस कमिट कर रहे हो, उसके लिए जो मदद प्रोवाइड कर रहे हो या जिसको भड़का रहे हो, जो भी, अबेटर कौन है, अबेटर, अबेटर वो इंसान है जो अबेटमेंट करता है, देखिए सेक्शन 46 में आगे पढ़ेंगे कि जो अबेटमेंट कर रहा है यानी जो भड़का रहा है या जो मदद प्रोवाइड कर रहा है या जो कॉन्स्पिरेसी कर रहा है उसे हम कहेंगे द वन हु अबेट्स इज अबेटर, मतलब जिसने अबेटमेंट किया वो अबेटर है। तो अबेटर जो है उसने
अपनी मर्जी से, वॉल्यूंटरीली अपनी मर्जी से अबेटमेंट का काम किया है, अबेटर मस्ट एक्ट ऑफ देयर ओन फ्री विल, भाई अपनी मर्जी से किया, उसने किसी प्रेशर में नहीं किया है, उसने अपनी मर्जी से अबेटमेंट किया है। इसके बाद देखिए, अबेटर मस्ट हैव नॉलेज ऑफ द सर्कमस्टांसेस, देयर मस्ट बी अ क्लियर इंटेंशन टू प्रमोट द स्पेसिफिक क्राइम। मेंटल एलिमेंट क्या है यहाँ पे, मेंस rea क्या है, कैसे इंश्योर करेंगे कि भाई अबेटमेंट कैसे प्रूव करेंगे, वहां पे जो अबेटर है, अबेटर की ये क्लियरली ये मर्जी थी कि जैसे हमने सबसे पहले देखा अबेटमेंट है क्या, अबेटमेंट का मतलब ही हो रहा है क्राइम के एग्जीक्यूशन में हेल्प करना, एग्जीक्यूशन में हेल्प करना। सो एग्जीक्यूशन में हेल्प करना कैसे प्रूव करेंगे, ये होगा मेंस rea से, कि भाई मेंस rea था वहां पे, मेंटल एलिमेंट था कि ऑफेंस का एग्जीक्यूशन को इंश्योर किया जा सके, वहां पे ऑफेंस को प्रमोट किया जा सके कि भाई ऑफेंस हो, ये इंश्योर करना, ये इंटेंशन था, तब जाके गिल्टी माइंड प्रूफ होगा कि मेंस rea था वहां पे, यानी अबेटर चाहता था अबेट करना। और अगर इंटेंशन नहीं था, इंटेंशन मिसिंग है, जैसे समवन हु हेल्प्स विदाउट नोइंग, अब उसको पता नहीं, उसका इंटेंशन नहीं है या उसकी जानकारी नहीं है, उसको नॉलेज नहीं है, अगर वहां पे ये मिसिंग है तो वहां पे लाइबिलिटी नहीं आएगी, अबेटमेंट इज नॉट लाइबल फॉर अबेटमेंट। मतलब ये अबेटमेंट के होने के लिए, जैसे कि हम सारे ऑफेंसेस में देख रहे हैं अभी तक, बहुत जरूरी है मेंटल एलिमेंट का होना, मेंस rea का होना। अगर मेंस rea है वहां पे, अगर मेंटल एलिमेंट है कि भाई हाँ, जो अबेटर है वो चाहता था कि ऑफेंस कमिट हो, ऑफेंस कंप्लीट हो, तब जाके कहेंगे कि वहां पे मेंस rea था और अबेटमेंट हुआ है, वरना अगर नॉलेज या इंटेंशन नहीं है तो उसकी लाइबिलिटी अबेटर की नहीं बनेगी। अब आते हैं सेक्शन 46 पे, इसमें कि अबेटर कौन है। अब सेक्शन 46 कहता है अबेटर, अबेटर कौन है। सो सिंपल सी भाषा में, जो अबेटमेंट कर रहा है वो अबेटर है। जैसे ऑफेंस करने वाले को ऑफेंडर कहते हैं, जो ऑफेंस कर रहा है वो ऑफेंडर हो गया, वैसे ही जो अबेटमेंट कर रहा है वो अबेटर हो गया। अ पर्सन अबेट्स एन ऑफेंस हु अबेट्स either the commission of an offense or the commission of an act which would be an offense if committed by a person capable by law of committing an offense with the same intention or knowledge as that of the abetter। जो अबेटमेंट कर रहा है किसी ऑफेंस को कमिट करने के लिए, उसे अबेटर कह रहे हैं कि भाई ऑफेंस को होने के लिए जो इंश्योर कर रहा है, जो पूरे प्रमोट कर रहा है उसको या इंस्टिगेट करने का काम कर रहा है, उसे अबेटर कह रहे हैं। इंटेंशन, मेंस rea की बात जो हमने अभी की, मेंस rea का होना बहुत जरूरी है यहाँ पे। मेंस rea अगर एब्सेंट है, मेंस rea है तो लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी। नो मेंस rea, नो लाइबिलिटी। अगर मेंस rea नहीं है तो अबेटमेंट की लाइबिलिटी नहीं बनेगी। द पर्सन मस्ट इंटेंशनली एनकरेज प्लान और असिस्ट, मतलब अबेटमेंट करने के लिए इंटेंशन होना जरूरी है, अगर इंटेंशन नहीं है तो वहां पे अबेटर की कोई लाइबिलिटी नहीं बनेगी। हु कैन बी एन अबेटर, ठीक है, हु कैन बी अबेटेड, अबेटर कौन हो सकता है, अबेट किसको किया जा सकता है। सेक्शन 46 क्लैरिफाइज दैट अबेटर रिमेन्स लायबल even if the person being abetted is generally, it is legally incapable of committing a crime। अगर जिसको अबेट किया गया, अबेटर तो हमने देखा कि जिसने अबेटमेंट किया, पर जिसको अबेट किया गया अगर वो लीगली इनकेपेबल है, अब ये क्या है इस चीज को समझेंगे, लीगली इनकेपेबल, लीगली इनकेपेबल है ऑफेंस करने के लिए या क्रिमिनल इंटेंट बनाने के लिए, तो
वहां पे भी लाइबिलिटी अबेटर की बनी है। जैसे अगर एक इंसान है, इसने बी को अबेट किया सी का मर्डर करने के लिए, ठीक है, बी को अबेट किया। अब अगर बी सी का मर्डर कर देता है तो ए की लाइबिलिटी बी की तो ऑफकोर्स बनेगी मर्डर की, सी की भी लाइबिलिटी मतलब ए की भी लाइबिलिटी बनेगी। लेकिन सेक्शन 46 बता रहा है, सेक्शन 46 ये कहता है कि अगर जो जिस इंसान ने कमिट किया ऑफेंस, मतलब जो अबेटेड इंसान है यानी कि बी, अगर ये लीगली इनकेपेबल है, मतलब लॉ ये मानता है कि ये ऑफेंस नहीं कर सकता, उसके बावजूद भी अगर ये कोई ऑफेंस करता है तो भी लाइबिलिटी अबेटर की बनेगी। इसका मतलब ये नहीं होगा कि अगर क्योंकि जिसने कमिट किया वो लीगली इनकेपेबल है तो इससे बिल्कुल भी मतलब नहीं कि अबेटर की कोई लाइबिलिटी नहीं बनेगी। अबेटर फिर भी उतना ही लाइबल होगा अगर बी जो लीगली केपेबल होता। अब लीगली इनकेपेबल कौन से लोग होते हैं? लीगली इनकेपेबल वो लोग होंगे जिसका हमने अभी जनरल एक्सेप्शंस में पढ़ा था। पूरा चैप्टर जो था, दैट एंटायर चैप्टर टॉक्ड अबाउट पीपल हु आर लीगली इनकेपेबल। जैसे चाइल्ड की बात जब हम करते हैं, माइनॉरिटी की बात, अगर एक छोटा बच्चा है तो लॉ ये मान के चलता है कि वो एक क्राइम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसका कोई मेंसरिया नहीं है, कोई लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग की वजह से उसकी ये पोजीशन में ही नहीं है कि वो एक गिल्टी माइंड फ्रेम कर सके। वो किसी ऑफेंस को करने के लिए उतनी समझदारी उसमें है ही नहीं, तो चाइल्ड हो जाएंगे। फिर इंटॉक्सिकेटेड लोग, यानी कि जो कि इंटॉक्सिकेटेड है वो भी उस हालत में नहीं है, स्टेट ऑफ माइंड उनका वो नहीं है, वो अंडरस्टैंडिंग जो अपनी अंडरस्टैंडिंग है, रैशनल है, और रैशनल जजमेंट जो है उसको इतना लैक कर चुके हैं कि वो भी नहीं एक गिल्टी माइंड फ्रेम कर सकते हैं। या इनसेन लोग जो है, अनसाउंड माइंड के लोग, ये सारे लोग लीगली इनकेपेबल की कैटेगरी में फॉल करते हैं। जैसे कि हमने प्रीवियसली लेक्चर्स में जो पूरा हमने एक्सेप्शंस चैप्टर डिस्कस किया उसमें किया था। सो एग्जांपल में अगेन वही चीज दी, कौन हो जाएगा? चाइल्ड, अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, इनसेन, पर्सन एक्टिंग अंडर अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट। फिर अगर इसमें इंटॉक्सिकेटेड ये सारे लोग आ जाएंगे। देखिए प्रिंसिपल क्या है, ये पूरा जो सेक्शन 46 है इसके पीछे का प्रिंसिपल क्या है? हमने कहा कि भाई अगर ऑफेंस कर रहा है, जो अबेटमेंट हुआ, ए एक अबेटर है, उसने अबेटमेंट किया किसी ऑफेंस को करने के लिए, ऑफेंस हो जाता है, हो गया तब तो क्लियरली जो अबेटर है उसकी लाइबिलिटी बनेगी। लेकिन अगर जिसको अबेट किया वो लीगली इनकेपेबल इंसान है, वो लीगली इनकेपेबल है, तो भी अबेटर की उतनी ही लाइबिलिटी बनेगी। क्यों? द प्रिंसिपल बिहाइंड दिस इज कि भाई जिसको अबेट किया वो तो अलग हो गया, लेकिन जिसने अबेट किया वो तो पूरे क्रिमिनल इंटेंशन से किया था, वो तो गिल्टी माइंड के साथ करा था, इसलिए उसकी लाइबिलिटी एग्जीक्यूशन पे डिपेंड नहीं करती है, उसकी लाइबिलिटी पूरी तरीके से बनेगी। द क्राइम ऑफ द अबेटमेंट डिपेंड्स ऑन द अबेटर्स इंटेंशन। मेंस रिया किसका देखेंगे लाइबिलिटी अबेटमेंट बनाने के लिए? मेंस रिया देखेंगे सिर्फ अबेटर का, ना कि एग्जीक्यूटर का। एग्जीक्यूटर के उससे नहीं मतलब है, नॉट द कैपेसिटी ऑफ द एग्जीक्यूटर। एग्जीक्यूटर का क्या इंटेंशन था, एग्जीक्यूटर की क्या कैपेसिटी थी, वो सेकेंडरी है, वो आगे की सेक्शंस में उसे समझा जाएगा। लेकिन प्राइमरीली अबेटमेंट की बात अगर करें तो अबेटमेंट करने वाला अबेटर, और अबेटर की लाइबिलिटी कैसे बनेगी वो उसके मेंटल स्टेटस पे डिपेंड करता है। और मेंटल स्टेटस को डिफाइन कर को कंसिडर करने के लिए मेंस रिया होना बहुत जरूरी है। गिल्टी माइंड, अगर गिल्टी माइंड एब्सेंट है, मेंस रिया एब्सेंट है, तो लाइबिलिटी नहीं बनेगी अबेटमेंट की। मतलब अगर somebody डिड समथिंग विदाउट नोइंग, उसे पता ही नहीं था, अगर नहीं पता है और वो कर देता है, अगर वहां पे इंटेंशन नहीं है या नॉलेज मिसिंग है, ऐसा मिसिंग है, तो वहां पे अबेटमेंट की लाइबिलिटी नहीं बनेगी। फॉर्म्स ऑफ इन्वॉल्वमेंट जो हमने सेक्शन 45 में देखा, इंस्टिगेशन, कॉन्स्पिरेसी या एडिंग। देखिए एक्सप्लेनेशन, इसके अंदर दो एक्सप्लेनेशन दे रखे हैं सेक्शन 46 के अंदर। क्या क्या कह रहा है? पहला एक्सप्लेनेशन, टू कॉन्स्टिट्यूट अबेटमेंट, अबेटमेंट होने के लिए क्या जरूरी है? इट इज नॉट नेसेसरी दैट द एक्ट अबेटेड शुड बी कमिटेड। अबेटमेंट होने के लिए जरूरी नहीं है, अबेटमेंट होने के लिए मतलब अबेटमेंट को प्रूव करने के लिए ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे कहा जाए कि जिस ऑफेंस के लिए कमिट के लिए अबेट किया गया था वो तो हुआ ही नहीं, उससे वो इररिलेवेंट है, उससे कोई मतलब नहीं है। हम अभी तक
सारी चीजों में ये देख रहे हैं कि सब कुछ डिपेंड करता है कैसे, अबेटर के मेंटल स्टेट पे। एग्जीक्यूटर तो बीच में आ ही नहीं रहा है यहाँ पे। पूरा अबेटमेंट चैप्टर इज अबाउट द अबेटर, नॉट द वन हु एग्जीक्यूट्स। तो इसमें क्या है, एक्सप्लेनेशन वन इससे क्या कहता है कि अबेटमेंट कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए, मतलब अबेटमेंट के होने के लिए, यानी अबेटमेंट को प्रूफ करने के लिए ये जरूरी नहीं है कि जिस ऑफेंस को अबेट किया गया वो कमिट हुआ हो, बल्कि और दैट द इफेक्ट रिक्विजिट टू कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस शुड बी कॉज्ड, कि भाई जो भी चीज करने के लिए, जिस भी एक्ट को करने के लिए अबेटमेंट किया गया था वो हुआ या नहीं हुआ, वो इररेलेवेंट है। रेलेवेंट क्या है, रेलेवेंट ये है कि अबेटर ने इंटेंशन से, गिल्टी माइंड से अबेटमेंट किया था इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट सर्टेन ऑफेंसेस कमिटेड, ये इंश्योर करने के लिए। लेकिन यहां पे चाहे वो कमिट हुआ या नहीं वो इररेलेवेंट है। जैसे एग्जांपल में देखिए, इफ ए इंस्टिगेट्स बी टू मर्डर सी, जैसा हम तब से एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि ए ने बी को अबेट किया, इंस्टिगेट किया सी के मर्डर के लिए, और बी रिफ्यूजेस, बी ने मना कर दिया। इससे क्या हो जाएगा, इससे क्या ए की लाइबिलिटी खत्म नहीं, ए इज स्टिल एन अबेटर, ए की लाइबिलिटी फिर भी बनेगी। क्यों, रिफ्यूज किसने किया, बी ने किया, जिसे अबेट किया गया, जो एग्जीक्यूटर था जिसे अबेट किया ए ने, उसने रिफ्यूज किया। लेकिन ए ने तो अपने उसी इंटेंशन के साथ, मेंस रिया के साथ, अपने गिल्टी इंटेंशन के साथ इसे अबेट किया था मर्डर करने के लिए। तो क्योंकि ए का मेंस रिया था तो यहाँ पे ए अबेटर फिर भी होगा, रिगार्डलेस कि चाहे उसने रिफ्यूज कर दिया या उसने नहीं किया, कोई कुछ भी हो, या अगर ये बी एक बच्चा है या एक इंसेन इंसान है और वो फिर भी कमिट कर देता है, तो इसकी लाइबिलिटी नहीं बनेगी। अगर ये एक बच्चा है, एक इंसेन इंसान है, तो क्योंकि वो लीगली इनकेपेबल है, उसकी लाइबिलिटी नहीं बनेगी, लेकिन अबेटर की यानी ए की लाइबिलिटी फिर भी बनेगी। And the second explanation, it is again not necessary that the person abetted should be capable by law of committing an offense or have any guilty intention। जो अभी अभी मैंने डिस्कस किया कि भाई दो चीजें, अबेटमेंट का सेक्शन दो चीजें बता रहा है इसके एक्सप्लेनेशन की। पहला, हुआ या नहीं ऑफेंस वो इररेलेवेंट है, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपने अबेट किया तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी लाइबिलिटी बनेगी। दूसरा, एग्जीक्यूटर अगर इनकेपेबल है तो उससे भी कोई, वो भी केपेबल है या इनकेपेबल है, दैट इज नॉट अ रेलेवेंट फैक्टर, लाइबिलिटी फिर भी बनेगी। स्कोप देखिए पहले, अबेटर, अ पर्सन हु अबेट्स द अबेटिंग इज कॉल्ड एन अबेटर, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिए इसका एग्जांपल बी में क्या दिया, ए इंस्टिगेट्स बी टू मर्डर डी। अब ठीक है, ए ने क्या किया, बी को अबेट किया डी के मर्डर के लिए, ठीक है। बी इन पर्सन ऑफ द इंस्टिगेशन स्टैब्स डी। अब बी ने, पहले एग्जांपल में क्या था, पहले ने तो बी ने मना ही कर दिया कि नहीं भाई नहीं करेगा, नहीं करेगा, फिर भी अबेटर हुआ। सेकेंड एग्जांपल क्या कह रहा है, सेकेंड एग्जांपल में दिया है कि ठीक है, इस अबेटमेंट से ये इंस्टिगेट होकर इसने डी का मर्डर कर दिया, डी का मर्डर हो गया, मतलब इसने डी पे अटैक कर दिया। नाउ डी रिकवर फ्रॉम द वुंड, इज गिल्टी ऑफ इंस्टिगेटिंग बी टू कमिट मर्डर। उसने अटैक किया, भले वो मरा नहीं, डी मरा नहीं, उससे उसको चोट आई, वो घायल हुआ, उसको चाकू लगने की वजह से ब्लीडिंग, हेवी ब्लीडिंग हुई और वो बहुत ज्यादा वुंडेड हो गया, जख्मी हुआ, हॉस्पिटलाइज हुआ। लेकिन द पर्सन डिड नॉट डाई, लेकिन मरा नहीं वो। तो चाहे वो मरा या नहीं मरा, लेकिन ए ने इंस्टिगेट किया था मर्डर के लिए, तो इसकी लाइबिलिटी, अबेटर, अबेटर की लाइबिलिटी किस चीज की बनेगी, मर्डर की बनेगी, चाहे वो मरा या नहीं मरा, उसने इंटेंशन किस चीज का था, उसका जो अबेटमेंट था वो मर्डर करने के लिए ही था, तो उसकी लाइबिलिटी रिगार्डलेस वेदर दी डाइड और नॉट, उसकी लाइबिलिटी मर्डर के लिए ही बनेगी। अब आता है सेक्शन 47, अबेटमेंट इन इंडिया ऑफ ऑफेंसेस आउटसाइड इंडिया। देखिए सेक्शन 47 एंड 48, अबेटमेंट आउटसाइड इंडिया फॉर ऑफेंसेस इन इंडिया। बहुत स्टार्टिंग में सेक्शन 1 के अंडर ही हमने एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन।
टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ बीएनएस। बहुत स्टार्टिंग में हमने ये चीज डिस्कस करी थी, जो कि हम आईपीसी में भी पढ़ते थे, टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ आईपीसी, जिसे हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते थे, इंट्रा टेरिटोरियल और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल। जिसमें हम पढ़ते थे कि भाई अगर इंडिया के अंदर ऑफेंस हो रहा है तो क्या लाइबिलिटी बनेगी, इंडिया के बाहर अगर ऑफेंस हो रहा है तो क्या लाइबिलिटी बनेगी। सिमिलरली उन्हीं सेक्शन से इंस्पायर्ड अबेटमेंट में भी इस चीज को जोड़ा गया है। अब ये सेक्शंस क्या बात करते हैं, सेक्शन 47 पहले बात करते हैं अबेटमेंट इन इंडिया ऑफ ऑफेंसेस आउटसाइड इंडिया। अबेटमेंट इंडिया में हुआ और ऑफेंस कमिट बाहर किया जाना है, जैसे अगर किसी का मर्डर करने के लिए इंडिया में से अबेट किया, एक इंसान है जो कि इंडिया में बैठा है, इसने एम का मर्डर जो कि से कनाडा में है, इसका मर्डर करने के लिए एक्स को अबेट किया, ठीक है। ये इंडिया में है, ए और एक्स इंडिया में है, ए ने इंडिया से अबेटमेंट किया, एम जो है वो कनाडा में है, तो क्या लाइबिलिटी बनेगी। कॉन्ट्ररी टू दिस सेक्शन 48 बात करता है कि अबेटमेंट बाहर हुआ। अब अगर मान लीजिए कि ये एम जो इंसान है जो कि इंडिया के बाहर है, अबेटमेंट इसने किया आउटसाइड इंडिया फॉर ऑफेंसेस इन इंडिया की ए जो कि इंडिया में है इसका आके मर्डर करने के लिए, तो इंट्रा टेरिटोरियल और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल से इंस्पायर्ड ये सेक्शंस हैं 47 एंड 48, जिसमें 47 पहले बात करता है कि अगर अबेटमेंट इंडिया में किया, ऑफेंस आउटसाइड होता है आउटसाइड इंडिया, तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, तो क्या लाइबिलिटी बनेगी। एंड कॉन्ट्ररी टू दिस 48 बात करता है कि अगर अबेटमेंट बाहर किया गया है, मतलब अबेटमेंट इंडिया से बाहर कहीं भी हो रहा है, लेकिन ऑफेंस उसका कॉन्सिक्वेंशियल ऑफेंस जो है वो इंडिया में होना है, तो क्या लाइबिलिटी बनेगी। तो 47 ये कहता है, देखिए क्लियरली लिखा है, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल रीच ऑफ द बीएनएस, ठीक है। If the act is considered a crime under Indian law, the planning or aiding of it within India is punishable regardless of whether the physical crime occurs. अगर अबेटमेंट इंडिया से किया गया है, सेक्शन 47 बात करता है कि अबेटमेंट इंडिया में है, तो अगर अबेटमेंट, अब अबेटमेंट में हम तीनों चीजें साथ में लेके चल रहे हैं, whenever we use the term अबेटमेंट, क्योंकि हमने सबसे पहले सेक्शन 45 में देखा कि तीन तरीके से अबेटमेंट हो रहा है, इंस्टिगेशन, एंगेजिंग इन कॉन्स्पिरेसी एंड इंटेंशनल एड। तो जब जब हम अबेटमेंट कहते हैं हम एक साथ तीनों की बात करते हैं। अबेटमेंट अगर इंडिया में हो रहा है, सेक्शन 47 कहता है कि अबेटमेंट जब इंडिया में हो रहा है तो ऑफेंस दुनिया के किसी कोने में हो, फिजिकली चाहे दुनिया के किसी कोने में कमिट हो, लाइबिलिटी उसकी बिल्कुल वैसे बनेगी जैसे इंडिया में ऑफेंस किया गया है। अ पर्सन अबेट्स एन ऑफेंस within the meaning of Sanda who in India abatement in India abets the commission of an act without and beyond India offense commission beyond India which would constitute an offense if committed in India. तो abettor की liability, abettor liable for the offense, फॉर द ऑफेंस। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन में तो यही कहता था कि चाहे ऑफेंस दुनिया के किसी कोने में कमिट हो रहा हो, उसके लिए अगर इंसान जो है वो इंडिया से रिलेट करता है, जैसे कि हम उन सेक्शंस में उसके प्रिसाइसली उसके स्पेसिफिकेशंस हम देखे थे, तो उसकी लाइबिलिटी बनेगी इंडिया में। सिमिलरली यहाँ पे सेक्शन 47 कहता है कि अगर अबेटमेंट इंडिया में किया गया है तो ऑफेंस दुनिया के किसी कोने में हो, अबेटर की लाइबिलिटी बिल्कुल उसी तरीके से बनेगी उस ऑफेंस की जो कि बाहर हुआ है, जैसे अगर वो ऑफेंस इंडिया में होता। जैसे मान लीजिए कि अगर एक जैसे हमने एग्जांपल में लिखा, एक इंडियन है, इसने इंडिया में बैठ के एक अबेटमेंट किया किसी एक इंसान का, इंडिया से अबेटमेंट किया, एम इंसान जो कि कनाडा में है, इसे इसका इसका मर्डर कॉज करने के लिए, इसकी डेथ कॉज करने के लिए। अब इस इंस्टिगेशन की वजह से एक्स ने एम को मार दिया। हालांकि ये मर्डर कनाडा में हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी इंडिया में है, एम कनाडा। अब इसने एक्स को अबेट किया,
इस अबेटमेंट की वजह से एक्स किल्ड एम। अब भले ये जो मर्डर हुआ है ये कनाडा में हुआ, एम का मर्डर कनाडा में हुआ, लेकिन ए की लाइबिलिटी मर्डर की बनेगी बिल्कुल वैसे ही जैसे ये ऑफेंस अगर इंडिया में हुआ होता। मतलब ऑफेंस जो कमिट होगा उसके लिए अबेटर लाइबल होगा, रिगार्डलेस वो कहीं भी ऑफेंस हुआ हो। नाउ 48, 48 क्या कहता है? देखिए 47 के अंदर क्या क्या एसेंशियल्स हैं जो स्पेसिफिकेशंस मीट होनी चाहिए। पहले लोकेशन ऑफ द अबेटर, मतलब अबेटर इंडिया में, प्रेजेंट इन इंडिया, अबेटर इंडिया में। टारगेट ऑफ द एक्ट, मतलब एक्ट कहाँ होगा? इंडिया के बाहर, विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, इंडिया के बाहर कहीं पे भी, कहीं पे भी, इंडिया के बाहर कहीं पे भी, विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया मतलब इंडिया के बाहर दुनिया के किसी कोने में कहीं पे भी। और लास्ट में द ऑफेंस टेस्ट, ऑफेंस टेस्ट क्या कह रहा है? ऑफेंस टेस्ट मतलब द एक्ट मस्ट बी समथिंग दैट वुड कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस, मतलब कुछ ऐसा होना चाहिए जो कि इंडिया में एक ऑफेंस है। जैसे किसी का मर्डर करना एक ऑफेंस है, तो इंडिया के में रह के इंडिया के बाहर किसी भी ऑफेंस के लिए कमिट करना, अबिट करना, उसके लिए अबेटर की लाइबिलिटी बनेगी। नाउ 48, बिल्कुल 47 का कॉन्ट्ररी। ये क्या कहता है? The section addresses individuals located outside the geographical boundaries of India, इंडिया के बाहर है, who facilitate crimes within India, मतलब इंडिया के बाहर से। अभी हमने देखा 47 में कि इंडिया के अंदर रह के अबेटमेंट कर रहे, इंडिया अबेटमेंट इंडिया के बाहर, कमीशन इंडिया के, अबेटमेंट इंडिया के अंदर, कमीशन इंडिया के बाहर। 48 बिल्कुल इसका उल्टा कहता है। 48 कहता है कि अबेटमेंट जो है वो इंडिया के बाहर, लेकिन कमीशन जो है वो इंडिया में। अ पर्सन अबेट्स एन ऑफेंस विद इन द मीनिंग ऑफ द संहिता हु विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, इंडिया के बाहर से अबेट्स द कमीशन ऑफ एनी एक्ट इन इंडिया। अबेटमेंट इंडिया के बाहर कर रहा है लेकिन कमीशन जो है वो इंडिया में है, which would constitute an offense if committed in India। मतलब ये कि अबेटमेंट बियॉन्ड इंडिया, अबेटमेंट इंडिया के बाहर है, कमीशन विद इन इंडिया। 47 का कॉन्ट्ररी है, बिल्कुल कॉन्ट्ररी। 47 बिल्कुल इसके उल्टा बात करता है। जिस 47 का ये लिखिए, अबेटमेंट इंडिया में, कमीशन बियॉन्ड इंडिया। इसमें 48 में अबेटमेंट बियॉन्ड इंडिया, कमीशन विद इन इंडिया। तो क्या होगा? लीगल स्टैंडिंग establishes that physical presence in India is not a requirement for criminal liability if the target of the crime is on Indian soil। आप चाहे कहीं से भी, चाहे इंडिया के बाहर से कहीं से भी प्लानिंग कर रहे हो कोई ऑफेंस कमिट करने की दुनिया के किसी कोने से, लेकिन क्योंकि वो ऑफेंस इंडिया में कमिट हो रहा है तो लाइबिलिटी बनेगी। जैसा हम जब एक्स्ट्रा टेरिटोरियल पढ़ते हैं तो उसका हमने एक एग्जांपल देखा था, एग्जांपल ने एक्चुअली एक पॉइंट था उसका, पढ़ एक हमने जब समझा था कि भाई दुनिया के किसी कोने से इफ somebody is attacking a computer resource located in India, जिसका एग्जांपल हमने हैकिंग के लिए समझा था, हैकर का। दुनिया के किसी भी कोने से बैठ के अगर इंडिया में बेस्ड किसी कंप्यूटर को टारगेट किया जा रहा है तो लाइबिलिटी उसका एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन को अप्लाई करते हुए उस पर्सन पे, अगर कोई ऑफेंस कमिट करने के लिए उसने कंप्यूटर रिसोर्स को टारगेट किया है तो लाइबिलिटी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन को अप्लाई करते हुए बनेगी। उसी प्रिंसिपल को सेम अप्लाई करते हुए यहाँ पे, चाहे अबेटमेंट कहीं से हो रहा है लेकिन कमीशन क्योंकि इंडिया के अंदर हो रहा है तो अबेटर लाइबल होगा। इसके लिए एसेंशियल्स क्या है? लोकेशन ऑफ द अबेटर, लोकेशन क्या होना चाहिए? विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, इंडिया के बाहर कहीं पे भी, दुनिया के किसी कोने में। दूसरा, टारगेट ऑफ द एक्ट, टारगेट ऑफ द एक्ट मतलब टारगेट ये है कि भाई एक्ट जो है वो इंडिया में कमिट होगा, मतलब अबेटमेंट इंडिया के बाहर से लेकिन एक्ट इंडिया में कमिट होगा। और नेचर ऑफ द एक्ट,
नेचर क्या होना चाहिए, नेचर मतलब एक्ट कौन सा होना चाहिए, एक्ट एक ऑफेंस होना चाहिए अंडर द बीएनएस, एक बीएनएस के अंडर वो एक क्रिमिनल एक्ट होना चाहिए। देखिए इसका ये क्वेश्चन, पर्सन एक्स इन लंदन, ठीक है, he sends encrypted instructions and funds to person Y in Delhi to carry out a cyber attack on an Indian bank। सेम चीज हमने एग्जांपल्स में एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन में पढ़ी थी कि भाई इसका एकदम क्लियर एग्जांपल है, जब एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन में हम साइबर कंप्यूटर रिसोर्सेज पे उसकी बात कर रहे थे, तो उसने इनक्राइप्टेड एक मैसेज भेजा किसी इंसान को, एक एक्स इंसान है जो कि लंदन में बैठे हुए हैं, उसने एक इनक्राइप्टेड मैसेज इंडिया में भेजा, किस लिए, पर्सन वाई को एक साइबर अटैक करने के लिए। तो अटैक क्योंकि ऑफेंस इंडिया में हो रहा है, तो चाहे अबेटमेंट दुनिया के किसी कोने से किया गया है, एक्स फिर भी लायबल होगा। एप्लीकेशन क्या है, साइबर क्राइम थेफ्ट इज एन ऑफेंस इन इंडिया। कमिट ऑफेंस कहां हो रहा है, इंडिया में हुआ, तो अबेटमेंट चाहे कहीं से भी हो, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ बीएनएस, और इसीलिए लाइबिलिटी अबेटर की बनेगी। नाउ सेक्शन 49, सेक्शन 49 क्या कहता है, पनिशमेंट ऑफ अबेटमेंट। पनिशमेंट क्या होगी अबेटमेंट की, सो अबेटमेंट के पनिशमेंट के लिए, इफ अ पर्सन अबेट्स एन ऑफेंस, ठीक है, अबेटमेंट करता है, अगर कोई पर्सन अबेटमेंट कर रहा है एंड दैट ऑफेंस इज एक्चुअली कैरिड आउट, द अबेटर इज ट्रीटेड विद द सेम सिवियरिटी एज द मेन परपेट्रेटर या एग्जीक्यूटर। मतलब ये सेक्शन 49 ये बात कहता है, देखिए जब हम इनको एट ऑफेंसेस पढ़ रहे थे, इनको एट का मतलब मैंने बताया इनकम्प्लीट, तो सेक्शन 49 क्या कह रहा है कि अबेटमेंट करने के बाद, किसी को अबेट किया गया, अबेटमेंट करने के बाद दो ऑप्शंस हैं एग्जीक्यूटर के पास, ए ने बी को अगर अबेट किया है, ए अबेटर है, बी एग्जीक्यूटर है, बी जो जिसे करने के लिए उकसाया गया है, अबेट किया गया है, अबेटर के पास अब दो ऑप्शन है, या तो वो ऑफेंस कमिट करे या कमिट नहीं करे, दो रास्ते हैं। कमिट कर सकता है वो अबेटमेंट के अंदर जा, अबेटमेंट के फर्दरेंस में वो ऑफेंस कमिट कर सकता है, या वो रिफ्यूज कर सकता है, नहीं कर सकता है, या उसको किसी भी वजह से वो ऑफेंस करने से मना कर सकता है। तो जब ऑफेंस कमिट करता है तब क्या लाइबिलिटी होगी, तो जो जिस ऑफेंस के लिए अबेट किया गया, अगर एक्चुअली जो एग्जीक्यूटर है, जो मेन एग्जीक्यूटर था जिसे अबेट किया गया, द वन हु इज अबेटेड, उसने एक्चुअली उस अबेटमेंट के तहत वो ऑफेंस कमिट किया, उस केस में अबेटर जो है, अबेटमेंट करने वाला, ये जो अबेटर है, अबेटर की लाइबिलिटी क्या बनेगी, वैसे ही जो कि एग्जीक्यूटर की बनेगी। यानी अगर जिस ऑफेंस के लिए जो ऑफेंस हुआ है, उसकी लाइबिलिटी, उसको करने वाले पे जो लाइबिलिटी बनेगी, सेम वही उसके अबेटर पे बनेगी। यानी कि अगर मर्डर के लिए अबेटमेंट किया गया, ठीक है, मर्डर के लिए अबेटमेंट किया गया और मर्डर एक्चुअली हो जाता है, जो मेन परपेट्रेटर है, जो मेन एग्जीक्यूटर है, उसने एक्चुअली मर्डर कर दिया, इन फर्दरेंस ऑफ दैट अबेटमेंट उसने मर्डर कर दिया, तो जो एग्जीक्यूटर था उसपे तो मर्डर के लिए चार्जेस लगेंगे ही, वो तो मर्डर के लिए लायबल होगा ही। साथ ही जो अबेटर है, जिसने उकसाया, जो अबेटर है जिसने या तो इंस्टिगेट किया या एड किया या कंस्पायर किया, जो अबेटर है उस पे भी लाइबिलिटी वैसी उतनी ही सिवियरिटी से उतनी ही लाइबिलिटी बनेगी अबेटर की। मतलब क्या है, 49 कहता है सेम लाइबिलिटी फॉर अबेटर एंड द एग्जीक्यूटर। कब, जब अबेटमेंट जिस ऑफेंस के लिए किया गया था वो कमिट है। Punishment of abatement if act abated is committed in consequence and where no express provision is given, it is made for its punishment। तो अब कह क्या रहा है कि भाई जिस अबेटमेंट करने के लिए, जिस ऑफेंस का कमिट को अबेट
को कमिट करने के लिए अबेटमेंट किया गया। पहले एक्सक्यूज मी, पहला पार्ट तो ये कह रहा है कि वो ऑफेंस कमिट हो गया, ठीक है। दूसरा पार्ट कह रहा है वेयर नो एक्सप्रेस प्रोविजन इज गिवन फॉर इट्स पनिशमेंट, और उसके पनिशमेंट के लिए कोई अलग से प्रोविजन नहीं है। सो इफ यू रिमेंबर आईपीसी, बीएनएस तो छोड़ देते हैं अभी, आईपीसी में भी अगर इफ यू रिमेंबर, इफ यू ऑल, तो हम ये चीज देखे, हमने देखा है कि भाई अटेम्प्ट के लिए तो फिर भी पनिशमेंट्स दे रखी हैं, जैसे अटेम्प्ट टू मर्डर ये सब की, ठीक है। अटेम्प्ट के लिए तो फिर भी पनिशमेंट्स है, लेकिन क्या कहीं पे अबेटमेंट के लिए, अबेटमेंट टू मर्डर की पनिशमेंट है, या अबेटमेंट टू थेफ्ट की, अबेटमेंट टू रॉबरी की, अबेटमेंट की पनिशमेंट कहीं भी नहीं दे रखी है। सो ये जो कह रहा है, ये लिखा है वेयर नो एक्सप्रेस प्रोविजन इज गिवन, लेकिन एक्चुअली कहीं नहीं दे रखा है। अबेटमेंट के लिए एक्सप्लिसिट प्रोविजंस कहीं भी नहीं दे रखे हैं पूरे बीएनएस में। सो अगर कहने का इस सेक्शन का सिर्फ ये मतलब है कि जब ऑफेंस, किसी ऑफेंस को कमिट करने के लिए अबेटमेंट की गई और वो ऑफेंस एक्चुअली कमिट हो जाता है, उस केस में लाइबिलिटी इंसान की जो अबेटर है उसकी वैसे ही बनेगी जितनी एग्जीक्यूटर की बनेगी। whoever abets any offense shall, if the act abetted is committed in consequence of the abatement and no express provision is made, जो कि नहीं है, हमें पता है कोई एक्सप्रेस प्रोविजन है ही नहीं, नो एक्सप्रेस प्रोविजन फॉर अबेटमेंट, अबेटमेंट के लिए कहीं नहीं दे रखा है। paid by the center for the punishment of such abatement be punished with the punishment provided for the offense, offense के लिए जो punishment दी गई है अबेटर को भी वही punishment मिलेगी। मतलब जो offense हुआ, मर्डर हुआ तो अबेटर की भी लाइबिलिटी मर्डर की, थेफ्ट हुआ अगर तो अबेटर की भी लाइबिलिटी थेफ्ट की, रॉबरी हुआ अगर तो अबेटर की भी लाइबिलिटी रॉबरी की बनेगी, किडनैपिंग है अगर तो अबेटर की भी लाइबिलिटी किडनैपिंग की बनेगी। जिस चीज के लिए अबेट किया गया वो कॉन्सिक्वेंशियल एक्ट हो जाता है, वही एक्ट हो जाता है, तो अबेटर की लाइबिलिटी भी उसी ऑफेंस के लिए बनेगी। अब एसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या है 49 के, पहले कमीशन ऑफ अबेटमेंट, पहले तो अबेटमेंट होना चाहिए, ठीक है। अब एक चीज बहुत क्लियर, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इंस्टिगेटेड, कंस्पायर्ड एंड इंटेंशनली एडेड, सो इट इज वेरी कॉमन थिंग टू अंडरस्टैंड, क्योंकि जब हमने सेक्शन 45 में सबसे पहले ये चीज देख ली कि अबेटमेंट तीन तरीके से किया जा रहा है, जब हम अबेटमेंट कह रहे हैं तो तीन तरीके से, इंस्टिगेशन या कंस्पायरिंग, एंगेजिंग इन कॉन्स्पिरेशन एंड कंस्पायरी, एंड थर्ड इंटेंशनल एड की बात हम करते हैं। तो जहां जहां हम अबेटमेंट, अगर एक्सप्लिसिटली इंस्टिगेशन या कॉन्स्पिरेसी लिखा है तब तो हम वो कंसिडर करेंगे, लेकिन जहां जहां पे अगर अबेटमेंट टर्म कह रहा है तो हम एक साथ ये तीनों लेके चलते हैं, इंस्टिगेशन भी, कॉन्स्पिरेसी भी और इंटेंशनल एड भी। तो मतलब पहले तो अबेटमेंट किया गया हो, ठीक है, इन तीनों में से किसी तरीके से अबेटमेंट हुआ हो। द इनकॉन्सिक्वेंस रूल, इनकॉन्सिक्वेंस रूल कहता है किस चीज के अबेटमेंट किया गया वो एक्ट, मतलब जिस ऑफेंस के लिए किया गया था दैट एक्ट इज एक्चुअली कमिटेड। थर्ड, एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक पनिशमेंट। अब हालांकि ये सेक्शन में अलग से दे रखा है, ये मेंशन किया हुआ है कि नो एक्सप्रेस प्रोविजन इज गिवन, लेकिन ये हमें पता है आईपीसी में भी नहीं था, बीएनएस में भी नहीं है कि अलग से अबेटमेंट के लिए पनिशमेंट्स पूरे आईपीसी में नहीं दिए हुए थे, सिमिलरली पूरे बीएनएस में भी नहीं दिया कि ये एक कॉमन क्लॉज है फॉर किसी भी ऑफेंस के अबेटमेंट के लिए। यहाँ पे अगर नहीं दिया हुआ है प्रोविजन, जो कि नहीं ही दिया हुआ है, तो उसके लिए क्या होगा, जो ऑफेंस है उसकी ही पनिशमेंट अबेटर की भी होगी। प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंट पनिशमेंट, इक्विवेलेंट पनिशमेंट मतलब जो हम कह रहे हैं कि अबेटर की भी एग्जीक्यूटर की तरह ही लाइबिलिटी बनेगी, इक्विवेलेंट क्या क्या है, द अबेटर विल फेस द एग्जैक्ट सेम पेनाल्टी where it be imprisonment, fine or both provided for the principal offender। जो ऑफेंस कमिट करने वाले को जो पनिशमेंट दी जाएगी अबेटर को भी वही पनिशमेंट दी जाएगी। क्यों? द प्रिंसिपल बिहाइंड दिस इज कि जिस इंसान ने कमिट किया, जो परपेट्रेटर है, जो एग्जीक्यूटर है, उसने अपने इंटेंशन से नहीं किया था, इंटेंशन किसी और का था। मतलब हम ऑफेंस के लिए कह रहे हैं फॉर एन ऑफेंस टू कमिट, एक्टस रियस प्लस मेंस रिया चाहिए, तो एक्टस रियस तो कोई और कर रहा है, एक्टस रियस यहाँ पे पर्सन 1 कर रहा है, लेकिन मेंस रिया किसी और का है, पर्सन 2 का है।
मतलब एक्ट एक्चुअली कोई और कर रहा है लेकिन माइंड किसी और का है वहां पे। तो जब दोनों मिलाएंगे तब तो ऑफेंस बन रहा है। हमने सबसे पहले ये चीज देखी थी कि ऑफेंस के कमिट होने के लिए एक्टर्स रियस और मेंस रियस दोनों जरूरी है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एग्जीक्यूटर कोई और है, मतलब एक्टर्स रियस कोई और कर रहा है, लेकिन ब्रेन उसके पीछे की प्लानिंग किसकी है, जो प्लानिंग पूरी गिल्टी माइंड है वो किसी और दूसरे इंसान का है। ये कौन है, जो एआर हो गया, ये एग्जीक्यूटर है हमारा या परपेट्रेटर। एग्जीक्यूटर। और ये जो है ये है अबेटर। तो क्योंकि जब ये दोनों को मिला के ऑफेंस बन रहा है तो लाइबिलिटी दोनों की बराबर की होगी। मतलब जिस ऑफेंस के लिए जो ऑफेंस कमिट हुआ, कॉन्सिक्वेंशियल एक्ट जो कमिट हुआ, उसके लिए एक पर्सन जो एग्जीक्यूटर है जिसने एक्ट सीरियस किया, उसकी जितनी लाइबिलिटी बनी, मेंस रिया वाले की भी यानी अबेटर की भी लाइबिलिटी उतनी ही बनेगी। अभी तक हमने देखा था जब हम जनरल एक्सेप्शंस पढ़ रहे थे कि वहां पे मेंटल एलिमेंट का एब्सेंस था, इसीलिए लाइबिलिटी वहां या तो कंप्लीटली अब्सॉल्व थी, कंप्लीटली खत्म हो गई थी, या रिड्यूस कर दी गई थी, डिपेंडिंग अपॉन कौन है, किसकी लाइबिलिटी बन रही है। तो हमने अभी तक देखा था कि भाई लाइब ऑफेंस होने के लिए, जैसे हमने सबसे पहले देखा कि दोनों चीजें जरूरी है। अब सबसे पहले, उससे पहले हमने देखा था कि सिर्फ मेंसरिया अगर है, सिर्फ मेंसरिया, तो कोई लाइबिलिटी बनती ही नहीं है तब तो यहाँ पे, एब्सोल्युटली नहीं बनती है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना, समथिंग इज देयर ओनली इन योर हेड, सिर्फ दिमाग में है। मन में तो आप कुछ भी सोच सकते हो, कुछ भी सोच सकते हो, जब तक वो चीज सिर्फ मन में है उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं बनेगी। पर जब कोई ओवर्ट एक्ट उसके साथ जुड़ जाता है, कोई फिजिकल एक्ट उसके साथ जुड़ जाता है, मतलब कोई एक्ट सीरियस, जैसे मन में सोचा मर्डर करने का, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि सिर्फ मन में, आप मन में किसी के भी मर्डर का सोच लो, किडनैपिंग का सोच लो, जो मन करे सोच लो। लेकिन प्लानिंग करने के बाद, मेंसरिया के बाद, जब अगर एक ओवर्ट एक्ट कर दिया, मतलब जिसका मर्डर करने का सोचा था एक्चुअली उसका मर्डर कर दिया, ऑफेंस तब जाके कमिट हुआ, तब लाइबिलिटी बनेगी। तो मतलब सिर्फ मेंसरिया की नहीं हुई। अब सिर्फ एक्टर्स रियस जो कि जनरल एक्सेप्शंस में देखा, वहां पे क्या है, मेंटल एलिमेंट मिसिंग हो गया। मतलब ठीक है किसी बच्चे ने ऑफेंस तो किया या किसी इंसान ने ऑफेंस तो किया, लेकिन उसको पता ही नहीं है कि उसने किया क्या, वहां पे मेंटल एलिमेंट मिसिंग है। फिजिकल एलिमेंट है, एक्टर्स रियस है वहां पे, ओवर्ट एक्ट है वहां पे एक, लेकिन मेंटल एलिमेंट मिसिंग है, तो वो एक्सेप्शंस में फॉल किया। अब यहाँ पे क्या है कि दोनों चीजें हैं पर अलग अलग इंसान कर रहे हैं, मेंटल एलिमेंट किसी और का, फिजिकल एलिमेंट किसी और का। तो ये सेक्शन यही कहता है कि भाई जब दोनों का एक ही एक्ट के लिए मेंटल एलिमेंट फिजिकल एलिमेंट अलग अलग है, तो दोनों को बराबर की लाइबिलिटी मिलेगी, दोनों की। सेक्शन 50, अब आते हैं सेक्शन 50। सेक्शन 50 क्या कह रहा है, 50 कहता है पनिशमेंट ऑफ अबेटमेंट इफ पर्सन अबेटेड डज एक्ट विद डिफरेंट इंटेंशन फ्रॉम दैट ऑफ द अबेटर। अब 49 और 50 में अंतर क्या है। 49 ने कहा कि भाई जिस ऑफेंस के लिए अबेटमेंट किया गया था वही सेम एक्ट अबेट एग्जीक्यूटर ने कर दिया, ठीक है। तो क्या रहा है यहाँ पे 49 में, एग्जीक्यूटर के इंटेंशन की बात की ही नहीं गई है। इंटेंशन किसका है, सिर्फ और सिर्फ अबेटर का, कि भाई जो अबेटमेंट करने वाला है उसका इंटेंशन था, और एग्जीक्यूटर ने तो सिर्फ एग्जीक्यूट कर दिया उसको, उसको जिस चीज के लिए अबेट किया था उसने सिर्फ कर दिया, वहां पे उसके इंटेंशन की बात नहीं की गई है, इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ अबेटर की बात की गई है। लेकिन सेक्शन 50 क्या कह रहा है कि भाई अबेटमेंट हुआ किसी और एक्ट का, किसी और इंटेंशन से, लेकिन एग्जीक्यूटर ने किसी और इंटेंशन से अगर उसको एक्ट को एग्जीक्यूट किया है तो क्या लाइबिलिटी बनेगी। इफ द पर्सन हु इज अबेटेड, ठीक है, हु इज अबेटेड की बात की है, मतलब जो एग्जीक्यूटर है, कैरीज आउट द एक्ट विद अ डिफरेंट मोटिव इंटेंशन और नॉलेज,
मतलब जो एग्जीक्यूटर है उसका नॉलेज या इंटेंशन अबेटर से डिफरेंट था, मतलब जिस इंटेंशन से अबेटर ने अवेट किया उससे अलग, दैन व्हाट द अबेटर हैड, द अबेटर्स लायबिलिटी रिमेन्स अनचेंज्ड। सिर्फ ये कह देने से कि भाई मेरा इंटेंशन, अब जो एग्जीक्यूटर है उसका इंटेंशन तो कुछ और था, ये कह देने से सिर्फ अबेटर की लायबिलिटी खत्म नहीं हो जाती, अबेटर की फिर भी उतनी ही लायबिलिटी रहेगी। लेकिन क्या होगा, लायबिलिटी उसकी रहेगी, लायबिलिटी नहीं बदलेगी, लेकिन द अबेटर इज पनिश्ड फॉर द स्पेसिफिक क्रिमिनल इंटेंट नॉट द एग्जीक्यूटर्स। मतलब जो इंटेंशन उसका कराने का था, ठीक है, उतने के लिए ये लाइबल होगा, लाइबल होगा, इससे लाइबिलिटी अब्सॉल्व नहीं हो जाएगी, लाइबिलिटी खत्म नहीं हो जाएगी, नहीं नहीं, मेरा इंटेंशन तो कुछ और कराने का था, लेकिन ये इसने खुद की अपने इंटेंशन से किया, मेरा ये इंटेंशन नहीं था, ये कह देने से आपकी लाइबिलिटी नहीं खत्म हो गया बेटर की। हाँ, लेकिन क्या है, सिर्फ अपने एक्ट तक की लाइबिलिटी बनेगी, जो एग्जीक्यूटर के अपने इंटेंशन से किया गया एक्ट था उसके लिए अबेटर की लाइबिलिटी नहीं बनेगी। देखिए क्या है, whoever abets the commission of an offense, मतलब whoever abets का मतलब अबेटर, ठीक है, commission of an offense shall, if the person abetted यानी executor does the act with a different intention or knowledge from that of the abetter, क्या है intention different from abetter, अबेटर ने किसी और इंटेंशन से कहा, एग्जीक्यूटर ने किसी और इंटेंशन से किया। बी पनिश्ड, मतलब बी पनिश्ड इसके बारे में क्या है, अबेटर with the punishment provided for the offense which would have been committed if the act had been done with the intention or knowledge of the abettor with and with no other। मतलब जिस ऑफेंस के लिए उसने अबेटमेंट किया उसकी लाइबिलिटी तो बनेगी, लेकिन किसी और की नहीं बनेगी। be punished with the punishment provided for the offense which would have been committed if the act had been done with the intention and knowledge of the abettor। उस जिस अबेटमेंट जिस एक्ट पे किया था उसकी लाइबिलिटी बनेगी, एंड नॉट विद अदर, एग्जीक्यूटर का अपने इंटेंशन की वजह से जो दूसरा एक्ट हुआ उसकी लाइबिलिटी नहीं बनेगी। एग्जाम्पल इसका देखिए, पहले एसेंशियल्स क्या क्या है इसके, एग्जिस्टेंस ऑफ अबेटमेंट, क्लियरली पहले तो अबेटमेंट होना जरूरी है, कमीशन ऑफ द एक्ट, एक एक्ट कमिट होना जरूरी है, लेकिन कैच क्या है, डाइवर्जेंट मेंटल स्टेट, मतलब दोनों के इंटेंशन अलग अलग है, इंटेंशन डिफरेंट फ्रॉम अ बेटर, किसका, जो एग्जीक्यूटर है उसका इंटेंशन अलग है, तो जिससे जो अबेट किया, जिसने अबेट किया उससे, मतलब अबेटर से, द पर्सन कमिटिंग द एक्ट हैज अ डिफरेंट इंटेंशन और नॉलेज दैन द अबेटर। तो स्पेसिफिक पनिशमेंट, द अबेटर is punished based on their own mental element at the time of abatement, कि भाई जिस एक्ट के लिए अबेटमेंट किए हो लाइबिलिटी उसी की बनेगी। जैसे एक इंसान है, ए इज अ पर्सन, इसने बी को इंस्टिगेट किया सी के घर थेफ्ट करने के लिए, ठीक है, बी को इंस्टिगेट किया अबेटमेंट कि वो सी के घर जाके चोरी करे, तो अबेटर की लाइबिलिटी किसकी बनेगी, अबेटर की लाइबिलिटी थेफ्ट की बनेगी, भाई इसने चोरी करने के लिए इसको इंस्टिगेट किया, लेकिन बी ने क्या किया कि बी गया यहाँ पे चोरी करने के लिए, एंड व्हाट ही डिड, उसे यहाँ पे एक लेडी दिखी, ठीक है, एक लेडी भी दिखी उसे, जब वो चोरी करके लौट रहा था, लौटते वक्त ही सॉ लेडी, एंड आधी रात थी, सो बी कमिटेड रेप ऑन एक्स, ठीक है, एक लेडी दिखी एंड दिस बी जो कि एग्जीक्यूटर था, दिस एक्स कमिटेड रेप, दिस बी कमिटेड रेप ऑन एक्स, ठीक है। अब क्या हुआ कि ए की लाइबिलिटी किस चीज की बनेगी, यहाँ पे दो ऑफेंस कमिट हो गए, बी ने क्या क्या कर दिया, बी ने थेफ्ट तो किया ही, लेकिन साथ ही साथ रेप भी कमिट किया। ए को, ए जो अबेटर है इसने सिर्फ थेफ्ट के लिए अबेट किया था, तो
सेक्शन 51 क्या कह रहा है, सॉरी सेक्शन 50 क्या कह रहा है कि अबेटर जो है उसकी लायबिलिटी सिर्फ उतने ही एक्ट की बनेगी जितना उसने अबेटमेंट किया था, यानी सिर्फ थेफ्ट की लायबिलिटी बनेगी। भाई रेप की तो बात ही नहीं हुई थी। और ऐसा भी नहीं है, जब हम आगे पढ़ेंगे कि अगर लायबिलिटी कब दोनों एक्ट की बनती है, ये भी आगे सेक्शंस में है, जब एक प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस हो। प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस मतलब ये कि जो ऑफेंस करने के लिए अबेटमेंट किया गया था, अगर आप ये मान सकते हो, ये कोई भी कॉमन इंसान ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग से समझ सकता है कि इस ऑफेंस के करने के दौरान ये एक दूसरा घटना भी घट सकती है। जैसे अगर किसी को लोहे के रॉड से कोई इंसान बहुत मारे, किसी के सर पे बहुत बार अटैक किया जाए, तो आपको पता है कि क्योंकि वो आयरन रॉड है, वो बहुत हेवी है, तो 4 से 5 बार या चलो 7-8 बार अटैक करते करते उस इंसान की जिस पे अटैक किया गया उसकी डेथ कॉज हो जाएगी, वो मर जाएगा। ये कॉमन सी अंडरस्टैंडिंग है। या ऐसे भी बहुत कॉमन एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, नॉर्मली कोई फॉर एग्जाम्पल चोरी है, चोरी करके जा रहा है, मीनवाइल वो रात में पकड़ा गया, जब लोग भीड़ घेर लेती है और सामने वाले लोग उसकी बहुत सारी पिटाई करने लगे, तो उसी भीड़ में से कुछ लोग चिल्लाते लगे नहीं, जब वो बहुत घायल हो गया तो लोग कॉमनली कहते हैं भाई छोड़ दो वरना इसकी जान चली जाएगी। ये कॉमन सी अंडरस्टैंडिंग है कि भाई जब आप किसी को बहुत मार रहे हो, मारते मारते एक पॉइंट के बाद उसकी जान चली जाएगी। तो प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस क्या कहता है, प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस मतलब एक एक्ट से आप ये सोच सकते हो, ये प्रोबेबली ये प्रिडिक्ट कर सकते हो कि दूसरा कनेक्टेड है, हो जाएगा। जैसे रॉबरी करने गए किसी के घर में, हम जब आगे पढ़ेंगे रॉबरी और डकैती दो ऑफेंसेस हैं। रॉबरी करने गए किसी के घर में, रॉबरी के साथ साथ पॉसिबल है कि वहां पे किसी की डेथ कॉज कर दी जाए। ऐसा हो सकता है कि रॉबरी करने गए थे लेकिन रॉबरी के दौरान किसी का मर्डर हो गया, किसी की डेथ कॉज हो गई, ये प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस है, ऐसा हो सकता है। या जैसे मैंने कहा कि किसी को आयरन रॉड से मार रहे थे, मारते मारते इतना हुआ कि हर्ट करते करते उसको उसकी डेथ कॉज कर दी गई, ये पॉसिबल ऑफेंस कॉन्सिक्वेंसेस, ये हो सकता है, ये कोई भी मान सकता है कि ऐसा हो जाएगा। या थेफ्ट करने गए, थेफ्ट करने के दौरान आपने देखा कि घर का एक मेंबर जो सो रहा था वो उठ के आ गया, उसने आपको देख लिया, आपने देख लिया कि उस इंसान ने देख लिया है, तो क्योंकि आपको वहां से भागना था, भागने के चक्कर में आपने क्या किया कि उस इंसान को धक्का दे दिया, जिससे उस पुश से वो गिर गया और उसे चोट लग गई। तो थेफ्ट के दौरान हर्ट भी प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस हो सकता है। लेकिन थेफ्ट करने के साथ रेप कहीं प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस नहीं है। कोई नोबडी कैन फोर्सी कि रेप कर कि थेफ्ट कमिट करने के साथ साथ किसी का रेप किया जा सकता है, नहीं, प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस ये नहीं है। तो आगे की इसमें पढ़ेंगे कि प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस अगर देखा जाता है कि एक ऑफेंस करने के दौरान अगर ये सोचा जा सकता है, अगर ये माना जा सकता है कि दूसरा इस घटना के होने की प्रोबेबिलिटी है कि ये भी साथ में हो सकती है, तो उस केस में अबेटर की दोनों ऑफेंसेस की लाइबिलिटी बनेगी। जैसे अगर यहाँ पे रेप नहीं होके मान लीजिए हर्ट होता, ये हर्ट होता, तो एक ही लाइबिलिटी थेफ्ट और हर्ट दोनों के लिए बनेगी। क्यों? क्योंकि प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस है, हर्ट हो सकता है, हर्ट मतलब हम ग्रीवियस हर्ट की बात नहीं कर रहे, सिंपल हर्ट की बात कर रहे हैं। तो हो सकता है क्योंकि थीफ ने से ऑफेंडर ने पुश कर दिया, जिससे वो किसी किसी हेवी चीज से टेबल और समथिंग और सोफा, उससे उसका सर लगा और उसे चोट लग गई, हर्ट कॉज हो सकता है, तो अबेटर की लाइबिलिटी दोनों ऑफेंसेस की बनेगी। अदरवाइज अगर प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस नहीं है, जिसकी बात यहाँ पे जैसे कि 51 में लिखे देखेंगे प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस का कॉन्सेप्ट, अगर प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस नहीं है तो अबेटर की लायबिलिटी सिर्फ उस ऑफेंस की बनती है जितना के लिए उसने अबेटमेंट किया था, यानी सिर्फ और सिर्फ थेफ्ट की बनेगी। यहाँ पे बी ने सिर्फ थेफ्ट, बी ने थेफ्ट और रेप दोनों किया, बी की लाइबिलिटी दोनों की बनेगी, थेफ्ट की भी बनेगी रेप की भी बनेगी, लेकिन ए जो अबेटर है इसकी लाइबिलिटी सिर्फ और सिर्फ थेफ्ट की बनेगी, रेप की नहीं। ये सेक्शन 53 कहता है और 50 कहता है। कहते हैं 51 पे, क्योंकि बिल्कुल 50 के जैसा है। 50 में हमने देखा कि जितना अबेटमेंट किया जिस ऑफेंस की लाइबिलिटी उतनी ही की बनेगी। अगर एग्जीक्यूटर की का इंटेंशन या नॉलेज किसी और एक्ट का है तो अपने अपने जो एक्ट है, जो मेंटल स्टेट है, उसकी जो मेंटल एलिमेंट है उसके लिए अपनी अपनी लाइबिलिटी बनेगी। मतलब अबेटर को अबेटमेंट की और एग्जीक्यूटर को जो जो ऑफेंस उसने किए उसकी।
51 क्या कहता है, when an act is abetted and a different act is done, ठीक है, the abettor is liable for the act done in the same manner and to the same extent as if he had directly abetted it, provided, ठीक है, जैसा हमने देखा कि ए ने बी को अबेट किया थेफ्ट के लिए, अबेट कि वो सी के घर जाके थेफ्ट कमिट करे, ठीक है, ए ने बी को अबेट किया कि सी के घर थेफ्ट कमिट करे, तो क्या क्या रहा है कि यहाँ पे अबेटर की लाइबिलिटी अगर एग्जीक्यूटर साथ ही कोई और ऑफेंस भी करता है तो तो अबेटर की लाइबिलिटी सारे एक्ट की बनेगी, मतलब थेफ्ट के साथ जैसे मान लीजिए हमने पढ़ा था कि यहाँ पे हर्ट है तो उसकी भी बनेगी, कब, प्रोवाइडेड, कब बनेगी, प्रोवाइडेड, प्रोवाइजो कह रहा है that the act done was a probable consequence of the abatement, probable consequence, consequence का मतलब हमें पता है रिजल्ट, प्रोबेबल मतलब प्रोबेबिलिटी से, मतलब आप ये सोच सकते हो, एक रीजनेबल मैन ये प्रिडिक्ट कर सकता है, प्रोबेबिलिटी इस चीज की है, when the act then was a probable consequence of the abatement and was committed under the influence of the instigation or with the aid or in pursuance of the conspiracy which constituted the abatement, अगर वही चीज कह रहा है जो मैंने अभी जस्ट एक्सप्लेन की कि भाई अबेटमेंट के फर्दरेंस में जो एक्ट कमिट किया गया उस एक्ट के साथ प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस ये था कि साथ में ये एक्ट भी हो सकता है, तो अबेटर को दोनों, इस केस में अगर हर्ट कॉज किया है इसने किसी इंसान को तो ए की लाइबिलिटी थेफ्ट प्लस हर्ट की बनेगी, 50 और 51 में बस छोटा सा डिफरेंस है, दोनों समझने के लिए अगर इसे इस तरीके से कह सकते हैं कि इससे डिवाइड करके समझ सकते हैं, अबेटर एग्जीक्यूटर एक्ट, ठीक है, एग्जीक्यूटर का है डिफरेंट इंटेंशन देन अबेटर, ठीक है, अब क्या मतलब इसका क्या मतलब है कि अबेटर के अबेटमेंट की वजह से एग्जीक्यूटर ने एक एक्ट किया लेकिन एग्जीक्यूटर का इंटेंशन अबेटर से अलग था, इस केस में दो कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं, सेक्शन 50, सेक्शन 50 ये कहता है कि जो अबेटर है उसकी लाइबिलिटी सिर्फ उतने ही एक्ट की बनेगी जितना कि उसने अबेट किया है, मतलब अपने मेंटल स्टेट की, अपने मेंटल एलिमेंट की सिर्फ उसकी लाइबिलिटी बनेगी, उससे ज्यादा नहीं, लेकिन 51 कहता है कि अबेटर की लाइबिलिटी साथ में दूसरे एक्ट की भी बनेगी, कब, कंडीशन दे रखी है प्रोवाइडेड, मतलब सिर्फ उन केसेस में एक्सेप्ट इन सर्कमस्टेंसेस जहां पे जो दूसरा एक्ट है वो प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस है अबेटमेंट के फर्दरेंस में किए गए एक्ट का, अगर प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस है मतलब प्रोबेबली, मतलब आप नेचुरली उस चीज को सोच सकते हो, एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग से ये बात समझी जा सकती है कि भाई अबेटमेंट में इस एक्ट के बाद ये हो सकता है, ठीक है, जैसे एक बहुत बहुत कॉमन एग्जांपल होता है ग्रीवियस हर्ट, इनफैक्ट इस पे बहुत केसेस भी हैं, बहुत केसेस हैं, ग्रीवियस हर्ट एंड डेथ, अब ग्रीवियस हर्ट और डेथ की बात जहां पे आती है तो इस सिनेरियो में कोर्ट्स ने अक्सर ये बात कही है कि ग्रीवियस हर्ट का प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस डेथ है, मतलब ग्रीवियस हर्ट हमें पता है आईपीसी, हालांकि इसमें हमने पढ़ा आ गया है लेकिन आईपीसी में हमने पढ़ा है कि ग्रीवियस हर्ट सिर्फ कुछ स्पेसिफिक सिनेरियोज में होता है, कुछ ही स्पेसिफिक कंडीशंस होते हैं, उन्हीं में जैसे परमानेंट डिसफिगरमेंट हो गया या किसी के हाथ काट दिए, किसी के दांत तोड़ दिए, किसी को ब्लाइंड बना दिया, कुछ ऐसा करना, ठीक है, या किसी के नेल्स उखाड़ लिए, कुछ ऐसा जिससे परमानेंट डिसफिगरमेंट हो जाए, परमानेंटली उसको किसी तरीके से बदलाव कर देना बॉडी में,
कुछ ऐसा, इसे हम ग्रीवियस हर्ट कहते हैं। तो कई केसेस में ये बात ये स्टैब्लिश किया गया है कि ग्रीवियस हर्ट का प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस डेथ हो सकता है। इसलिए ऐसे केसेस जब आते हैं तो यहाँ पे कोर्ट देखता है कि भाई इंटेंशन किस चीज का था, डेथ कॉज करने का था या ग्रीवियस हर्ट का था, क्योंकि ग्रीवियस हर्ट कॉज करते करते डेथ हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि किसी से दुश्मनी निकालने के लिए किसी ने ऐसा प्लान किया कि गरम पैर आंखों में घुसा दिया, उससे इंसान ब्लाइंड हो जाएगा। ग्रीवियस हर्ट कॉज करने की कोशिश की गई, इस प्रोसेस के दौरान, उस पर्सन को ब्लाइंड करने के दौरान, इस प्रोसेस के दौरान अगर बिकॉज ऑफ द पेन और द ब्लीडिंग द पर्सन डाइड, जिसे ग्रीवियस हर्ट किया जा रहा था, जिसे ब्लाइंड बनाया जा रहा था, वो करने के दौरान बिकॉज ऑफ द ब्लीडिंग एंड द एक्सटर्नल पेन एंड एवरीथिंग द पर्सन डाइड, तो क्या है यहाँ पे ये ग्रीवियस हर्ट का एक प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस है कि आप ग्रीवियस हर्ट कॉज कर रहे थे तो वहां पे उसकी डेथ हो सकती है। मान लो कि एक इंसान है, उसने अबेटमेंट किया, भाई बी को कहा कि जाके सी के हाथ काटाओ, ठीक है, हाथ काट दो उसके। अब इस जब बीबीसी के घर गया भाई, उसके हाथ के दौरान क्योंकि उस इंसान उसको हाथ काटने थे और वो इंसान जो सी था वो भाग रहा था, वो पकड़ में नहीं आ रहा था, तो व्हाट बी डिड कि उसके चेस्ट पे ऐसे नी रख के और फिर उसे हाथ काटने की कोशिश की, जिस दौरान हाथ तो कटा साथ में पर्सन की डेथ हो गई, सी डाइड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, अबेटमेंट ग्रीवियस हर्ट का था लेकिन डेथ भी कॉज हो गया, तो कोर्ट कहता है कि ऐसा हो सकता है, ग्रीवियस हर्ट कॉज करने के दौरान ग्रीवियस हर्ट का एक प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस डेथ है। तो इस केस में जो अबेटर है, अबेटर को दोनों की लाइबिलिटी बनेगी, ग्रीवियस हर्ट की बनेगी ही, डेथ की भी बनेगी। और जब कंफ्यूजन हो कि ग्रीवियस हर्ट है या डेथ है तो फैक्ट्स पे के बेसिस पे ये, सो ये है प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस का कॉन्सेप्ट। तो सेक्शन 49, 50, 51 बहुत एक जैसे सेक्शंस हैं। पनिशमेंट की बात करते हैं तीनों। 49 क्या कह रहा है, 49 कह रहा है कि जिस ऑफेंस का अबेटमेंट किया गया है, अगर वो ऑफेंस कमिट हो जाता है तो अबेटर की लाइबिलिटी बनेगी, अगर कोई एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं दे रखा है, ठीक है, जो कि जनरली नहीं दिया हुआ है, सिर्फ सुसाइड केस में दे रखा है, अदरवाइज अबेटमेंट के प्रोविजंस नहीं दिए हुए हैं, तो क्लियरली वहां पनिशमेंट की बात की गई। 50 और 51 कह रहा है कि भाई अबेटर ने किसी और इंटेंशन से अबेटमेंट किया और एग्जीक्यूटर जो था उसने किसी और इंटेंशन से अबेट किया और कोई और एक्ट कर दिया, तो 50 में कह रहा है कि अबेटर की लाइबिलिटी सिर्फ अपने मेंटल एलिमेंट तक होगी, मतलब जिस चीज के लिए अबेट किया था। 51 कह रहा है कि अबेटर की क्यूमुलेटिव लाइबिलिटी बनेगी, क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव मतलब पूरी तरीके से सारे एक्ट्स की मिला के सबकी लाइबिलिटी बनेगी, अगर प्रोवाइडेड जो एक्ट किया गया, दूसरा एक्ट जो हुआ है, अगर अबेटेड एक्ट के कॉन्सिक्वेंस में जो एक्ट होना था उसका प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस है, तो अबेटर की क्यूमुलेटिव लाइबिलिटी बनेगी, सारे एक्ट की बनेगी। जैसे इसके एग्जाम्पल में देखिए, ए इंस्टिगेट्स अ चाइल्ड, मतलब ए अबेटर है, एग्जीक्यूटर कौन है, चाइल्ड है, यहाँ पे लिखा है ए अबेट्स अ चाइल्ड, मतलब चाइल्ड हमें पता है ऑलरेडी ये लीगली इनकेपेबल होता है। हालांकि हमने आगे के सेक्शंस में पढ़ा
कि चाहे वो लीगली एग्जीक्यूटर जो है वो लीगली केपेबल हो या इनकेपेबल हो, इससे कोई मतलब नहीं है, दिस इज इररिलेवेंट, बट फिर फॉर द फैक्ट ऑफ नोइंग कि यहाँ पे लाइबिलिटी चाइल्ड की नहीं बनेगी। तो ए इंस्टिगेट द चाइल्ड टू पुट पॉइजन इनटू द फूड ऑफ जेड। अबेटमेंट किस चीज का किया कि भाई जेड के खाने में पॉइजन मिला दो। ए ने एक बच्चे को अबेट किया कि भाई ए के जेड के खाने में पॉइजन मिलाने के लिए, एंड गिव्स हिम पॉइजन फॉर दैट पर्पस। ठीक है, मतलब क्या क्या हुआ, पहले तो इंस्टिगेशन हुआ है, दूसरा इंटेंशनल एड हुआ है, इंस्टिगेशन तो लिखा ही है क्लियरली, इंस्टिगेट्स अ चाइल्ड, और साथ में गिव्स हिम पॉइजन भी, तो मतलब उसको मदद भी प्रोवाइड की, इंटेंशनल एड। नाउ द चाइल्ड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इंस्टिगेशन बाय मिस्टेक, गलती से क्या किया उसने, पुट्स द पॉइजन इनटू द फूड ऑफ वाई। अब इंस्टिगेट किस लिए किया था कि भाई जेड का मर्डर करने के लिए, कि उसके खाने में जहर डालने के लिए, मिलाने के लिए, कि बेटा उसके खाने में जहर मिलाना, ठीक है, ये छोटी सी दवा है, आप उसके खाने में मिला दो, ऐसे अबेटमेंट किया गया। लेकिन क्योंकि वो बच्चा है, उसे उतनी समझदारी है नहीं, तो उसने जेड की बजाय वाई के खाने में पॉइजन मिला दिया। नाउ here, if the child was acting under the influence of A's instigation and the act done was under the circumstances, a probable consequence of the abatement, A is liable in the same manner and to the same extent as it has instigated the child to put the poison into the Y. अब यहाँ पे क्या है कि भाई उसने इंस्टिगेट किया जेड को मारने के लिए, लेकिन मर गया वाई। ठीक है, वाई के खाने में जहर मिल गया, लेकिन क्योंकि जो एग्जीक्यूटर है वो एक बच्चा है, वो एक चाइल्ड है, तो ये पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस क्या मतलब है, पॉसिबिलिटी होना, ये एक चांसेस होना कि ऐसा कुछ हो सकता है, कॉन्सिक्वेंस इज रिजल्ट, प्रोबेबल इज पॉसिबल, तो पॉसिबल रिजल्ट, पॉसिबल आउटकम क्या हो सकता है, एक ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना, कि क्योंकि वो बच्चा है, उसे पता ही नहीं किसके खाने में मिक्स करना है पॉइजन, तो वो किसी और के खाने में कर दे, ये एक पॉसिबिलिटी है, और वही हुआ, उसने जेड की बजाय वाई के खाने में मिक्स कर दिया जहर। यहाँ पे कह रहा है क्योंकि प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस है, प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस क्यों है, क्योंकि वो चाइल्ड है, एक पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हो सकता है, तो क्योंकि द फैक्टर प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस इज प्रेजेंट, इसलिए ए की लाइबिलिटी वैसी ही बनेगी अगर जेड मरा होता, मतलब उसने मारने के लिए जेड को मारने के लिए इंस्टिगेशन किया था, मरवाई गया, लेकिन फिर भी उसकी लाइबिलिटी वैसी ही बनेगी जैसे उसने जेड को मारा हो। जब ये जो एग्जाम्पल है, ये हम तब भी पढ़ेंगे आगे जब हम पढ़ेंगे, जैसे मर्डर में हमने पढ़ा था डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसफर्ड मेलिस। ट्रांसफर्ड मेलिस में क्या होता है कि भाई मारना किसी और को, लेकिन गलती से मर कोई और गया, तो भी लाइबिलिटी वैसी ही बनेगी। तो इस सेक्शन भी वही है कि भाई, मतलब इस एग्जाम्पल में कि मारना किसी और को था लेकिन मर कोई और गया, तो क्योंकि प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस था, आप समझ सकते हो कि भाई वो बच्चा है वो ऐसा कर सकते हैं, यही एक अगर ये चाइल्ड नहीं होके ये एक अडल्ट होता, ये मान लीजिए कोई पर्सन लिखा होता प्री, जो कि एक अडल्ट है, जो कि सोच समझ सकता है, उसने जानबूझ के वाई के खाने में मिक्स कर दिया पॉइजन, ठीक है, तो क्या अबेटर की लाइबिलिटी बनती, नहीं, नहीं बनती। क्यों नहीं बनती यहाँ पे लाइबिलिटी, क्योंकि उसने वाई को मारने के लिए कहा था, वहां पे नहीं होता, तो क्योंकि प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस है इसलिए ऐसा उसकी लाइबिलिटी बनेगी। दूसरा एग्जाम्पल, ए इंस्टिगेट्स बी टू बर्न जेड्स हाउस, ठीक है, कि भाई जाओ और जेड के घर को जला दो। नाउ बी सेट्स फायर टू द हाउस एंड एट द सेम टाइम कमिट्स थेफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी, घर तो जला दिया, ठीक है, अबेटमेंट में आके घर तो जला दिया, साथ ही साथ उसने क्या किया कि घर का जो सामान था उसकी चोरी भी कर ली, थेफ्ट भी कमिट कर दिया। नाउ ए though guilty of abetting the burning of the house is not guilty of abetting of the theft, for the theft was a distinct act not a probable consequence of the burning। भाई उसने घर को जलाने के लिए कहा था, ठीक है, घर को जलाने के लिए अबेटमेंट किया था, तो उसकी लाइबिलिटी तो बनेगी, वो तो क्लियर है, ठीक है, वहां तो लाइबिलिटी बनेगी, लेकिन साथ ही साथ जिसने बी जो है उसने घर को जलाने के साथ क्या कि घर के सामान की चोरी भी कर ली, थेफ्ट भी कमिट किया, तो अब ए जो है, जो अबेटर है, उसकी लाइबिलिटी सिर्फ बर्निंग ऑफ द हाउस तक बनेगी, हाउस को डिस्ट्रॉय करने के लिए बनेगी, लेकिन थेफ्ट के लिए नहीं बनेगी। क्यों, क्योंकि बर्निंग ऑफ द हाउस और थेफ्ट का आपस में कोई कनेक्शन ही नहीं है, कोई प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस, प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस क्या मतलब है, हम जब देख सकते हैं डायरेक्ट कनेक्शन हो, डायरेक्ट लिंक हो गया, हाँ ये होगा तो ये हो सकता है, ठीक है,
तो जब एक डायरेक्ट पॉसिबिलिटी दिखे, डायरेक्ट कनेक्शन दिखे, तो प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस है। लेकिन घर जलाना और चोरी करना दो सेपरेट ऑफेंसेस हैं, तो वहां पे लाइबिलिटी थेफ्ट की नहीं बनेगी, बट सिर्फ बर्निंग ऑफ द हाउस की बनेगी। फिर प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस टेस्ट दिया हुआ है। प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस टेस्ट क्या कह रहा है? The act committed must be one the reasonable person could foresee as a likely result of the instigation or conspiracy। कि भाई ऐसा हो सकता है, ये एक पॉसिबिलिटी है, एक डायरेक्ट कनेक्शन है दोनों एक्ट्स के बीच। प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस का क्या है? देखिए, फोर्सिएबिलिटी, भाई आप सोच सकते हो कि ऐसा हो सकता है। इट इजंट अबाउट द बेटर वांटेड बट व्हाट वाज लाइकली टू हैपन, मतलब पॉसिबिलिटी है कि वो हो सकता है। तो यहां तक हमने कर लिया सेक्शन 51 तक। सेक्शन 50, ये चैप्टर जो है अबेटमेंट जो है सेक्शन 62 तक है। इसमें 61 62 हम पढ़ेंगे लास्ट में, वो बात करता है कॉन्स्पिरेसी की, उसके पहले सारा अबेटमेंट के सेक्शंस हैं। सो हमने ऑलमोस्ट आधा कवर कर लिया ये टॉपिक, अब बस थोड़ा सा इसमें बचा हुआ है। सो विल बी कंटिन्यूइंग दिस जिसमें सेक्शन 62 तक इन द नेक्स्ट लेक्चर। मीनवाइल, stay connected to us and we'll see you in the next lecture.